ऑल द गुड स्नेक। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित अवस्थी। आप एनडीटीवी इंडिया पर हैं। अगले 1.5 घंटे तक रिमोट को अपने आप से दूर रख दीजिए, क्योंकि हम बात करने वाले हैं 2 राज्यों के ओपिनियन पोल की, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कल राजस्थान के आंकड़े आप एनडीटीवी CSDS लोकनीति के पोल में देख चुके हैं। नमस्कार, आदाब। मैं हूं मारिया शकील। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में जैसा सुमित ने कहा, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, क्योंकि दोनों राज्य बिल्कुल सटे हुए हैं और दोनों जगह अलग अलग दलों की सरकार है, भाजपा और कांग्रेस की। अब किस राज्य में किसे पसंद किया जा रहा है, उस पर अगले 1.5 घंटे पर हम नजर डालेंगे। बिल्कुल, और हम ये भी बात करेंगे कौन सा मुद्दा जनता को सबसे ज्यादा भा रहा है। इसके साथ ये भी बताएंगे कि सीएम के लिए किसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है और किसे पसंद नहीं किया जा रहा है। और भी बहुत कुछ है, जातिगत आंकड़े भी हैं, डेमोग्राफी भी है, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ लगातार बने रहना होगा। और जैसा कि सुमित ने बताया, फिर से मैं बोलूंगी क्योंकि कुछ वो रिवील नहीं करते हैं। अभी हम लोगों ने फेसबुक और यूट्यूब लाइव भी किया, कुछ रिवील ज़्यादा नहीं हुआ। यहाँ पर संजय जी हमारे साथ हैं। इनके जादू के पिटारे में सारे नंबर्स हैं और यही बताते रहेंगे, ये रिवील करेंगे। संजय जी, यहाँ पर आप हैं और सबसे बड़ा नंबर क्या है जो सबसे चौंकाने वाला होगा? वो पर्ची तो स्टूडियो के बाहर ही गिर गई जिसमें वो आंकड़े लिखे हुए थे, जो सबसे बड़ा आंकड़ा था। वो पर्ची है ही नहीं है मेरे जेब में इस वक्त। संजय जी, ये बता दें हम कि सर्वे कब किया गया? 24 से 30 तारीख के बीच में ये सर्वे हुआ, अक्टूबर में, जो अभी बस खत्म हुआ है। विधानसभा क्षेत्र लगभग 30 थे और सैंपल साइज 3019। ये 3019 का सैंपल साइज, इस पर बहुत तरह के ओपिनियन हो सकते हैं। हाँ, बहुत चर्चा होती है। लोग हमेशा ये कहते हैं इतना छोटा सैंपल, इतना बड़ा राज्य मध्य प्रदेश है, 230 तो विधानसभा क्षेत्र है और आपने सिर्फ 3000 लोगों का सर्वे किया। अब बार बार मैं दर्शकों को ये बताने की कोशिश करता हूँ कि नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, सैंपल के रिप्रेजेंटेटिव होने की ज़्यादा ज़रूरत है। ये रैंडमाइज सैंपल है, फेस टू फेस इंटरव्यू है, घर घर जाके लोगों से बात की गई है। तो रैंडमाइज सैंपल है, इसका मतलब यह है कि इसमें तमाम वोटर उसी अनुपात में हैं जिस अनुपात में मध्य प्रदेश में आपको वोटर नजर आएंगे। यही 2 स्ट्रेंथ है इस सर्वे की। और ये फेस टू फेस है, ये सब फेस टू फेस इंटरव्यू है। लोगों के घर पे जाके, उनके घर पे आप आराम से बैठ के आधे घंटे 40 मिनट का एक इंटरव्यू किया जाता है। चलिए, बगैर वक्त गवाए, क्योंकि सब लोग जानना चाह रहे हैं आंकड़े क्या होंगे, तो पहले बात मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटें हैं। कौन जीत रहा है? शिवराज सिंह के कामकाज से कितने संतुष्ट है वहां की जनता? ये हमने सबसे पहला सवाल पूछा। पूरी तरह संतुष्ट कहने वाले 27%, कुछ हद तक संतुष्ट कहने वाले 34%, कुछ हद तक असंतुष्ट कहने वाले 16%, असंतुष्ट कहने वाले 18%। आंकड़े आपके सामने हैं। अगला सवाल, क्योंकि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, केंद्र सरकार के काम को लेकर पूछा गया कि मोदी सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं? पूरी तरीके से संतुष्ट कहने वाले 34%, यानी मध्य प्रदेश के मुकाबले केंद्र सरकार के कामकाज से ज़्यादा संतुष्ट लोग दिखाई देते हैं। कुछ हद तक संतुष्ट करने वाले 31%, कुछ हद तक असंतुष्ट करने वाले 16%। आंकड़े अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी, कम से कम इन आंकड़ों से जो मेरी मोटी बुद्धि में समझ में आती है, वो ये कि वो शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा मध्य प्रदेश में बनी हुई है। अगला सवाल जो हमने पूछा, जिसमें कंपैरिजन था 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों का, एक वर्तमान और एक पूर्व, किसके काम से ज़्यादा संतुष्ट हैं? 2018 से 20 तक पहले कमलनाथ वहाँ मुख्यमंत्री बने थे, कांग्रेस की सरकार थी, उनका नाम लेने वाले 34% लोग थे। 2020 से 23 के बीच शिवराज सिंह की सरकार बनी, 36% लोग उनकी सरकार से संतुष्ट दिखे। यानी बीजेपी को, शिवराज सिंह सरकार को कमलनाथ के मुकाबले एज यहाँ पर दिखाई देती है। दोनों से संतुष्ट करने वाले 13%, दोनों से असंतुष्ट करने वाले 11%। तो कांग्रेस का कमल बीजेपी के कमल से 2% इस आंकड़े में पीछे दिखाई दे रहा है। स्थिति सुधरी या बिगड़ी? अगर हम मुद्दों की बात कर लें एक एक करके, जो बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज होते हैं, सड़क की स्थिति की बात की जाए तो 55% लोग कहते हैं कि स्थिति सुधरी है, 28% ऐसा नहीं मानते हैं, उनका कहना है बिगड़ी है। अगर बिजली की बात जी, और बाकी के लोग, क्योंकि अगर 100% बाकी के लोगों ने शायद जवाब नहीं दिया, या उनका ये कहना था कि हम इस पर जवाब जैसी थी वैसी ही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका इस बारे में कोई ओपिनियन नहीं है। जी, अगला मुद्दा बिजली का। बिजली में भी 54% लोगों ने कहा कि स्थिति सुधरी है, 24 ने कहा कि स्थिति बिगड़ी है। पानी के आंकड़ा आपके सामने, 43% ने कहा सुधरी है, 32 ने कहा बिगड़ी है। सरकारी अस्पताल, अगले आंकड़े की ओर आगे बढ़े तो 36% लोग कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों की स्थिति सुधरी है, 24% कहते हैं स्थिति बिगड़ी है। सरकारी स्कूलों की बात की जाए, 41%
सुधरी कहते हैं, 24% बिगड़ी कहते हैं। यानी कुल मिलाकर जो आंकड़े दिखाई देते हैं वो कम से कम इस मामले में शिवराज सिंह के कामकाज से संतुष्ट दिखाई देते हैं मोटे तौर पे। महिला सुरक्षा की बात की जाए, अब सुधरी बोल रहे हैं 36% और बिगड़ी बोलने वाले हैं 36%। कानून व्यवस्था, सुधरी बोल रहे हैं 36% और बिगड़ी 30%। महंगाई, बेरोजगारी पर राय क्या है? बढ़ी बोल रहे हैं 82%, घटी 8%, पहले जैसी है 8%। बेरोजगारी बढ़ी है 45%, घटी 19%, पहले जैसी है 14%। भ्रष्टाचार बहुत अहम मुद्दा है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा है वहाँ पे रेड्स हुए हैं और ईडी की एक रिपोर्ट भी आई है जिस पे बहुत चर्चा हो रही है। भ्रष्टाचार 61% बढ़ा है, वहाँ की जनता कह रही है, और घटा है 20%, ये नंबर है। मेहमानों का परिचय करा देते हैं। संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं, CSDS के संस्थापक है, और साथ में जो खास मेहमान है शाजिया इल्मी, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ। शाजिया, स्वागत है आपका। मनीषा प्रियम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप जानी मानी राजनीतिक विश्लेषक हैं। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं अमिताभ तिवारी, राजनीतिक रणनीतिकार है, वो मेरे साथ है। मेरे सहयोगी अनुराग द्वारी भी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, NDTV के हमारे सहयोगी। और साथ में अभय दुबे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। और बहुत बहुत स्वागत है आप सबका इस चर्चा में। मैं पहला रिएक्शन जानना चाहूँगा अनुराग द्वारी आपसे, क्योंकि आप ज़मीन पे काम कर रहे हैं। हम तो आंकड़े पढ़ते रहे जो संजय जी दिखा रहे हैं, आप एक एक कस्बे में जा रहे हैं, एक एक इलाके से मिल रहे हैं। आपके हिसाब से कुछ चौंकाने वाली चीज़ दिखी आपको अब तक की फिगर्स जो सामने आए हैं? बिल्कुल सुमित जी, मैं सबसे पहले संजय जी से उन लोगों की लिस्ट चाहूँगा जिन्होंने अस्पताल और स्कूलों के मुद्दे पर कहा है कि वो कामकाज से संतुष्ट हैं, क्योंकि लगातार ये सही है कि मध्य प्रदेश में कई और मेडिकल कॉलेज खुले हैं, लेकिन अगर मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताऊं तो शहडोल में एक मेडिकल कॉलेज खुला। आपको जानकर हैरत होगी कि उस मेडिकल कॉलेज में एक शव वाहन तो छोड़िए, लगभग वहाँ पर एम्बुलेंस की भी हालत ये है कि हमने उसे 4 या 5 कम से कम ऐसी तस्वीरें दिखाई होंगी जब वहाँ किसी शख्स को, किसी परिजन को अपने परिजनों के इलाज के लिए ठेले में, रिक्शे पर या साइकिल पर उनको बिठाकर लाना पड़ा। एक बात, मध्य प्रदेश वो राज्य है जो संसद में जो पेश रिपोर्ट बताती है, या अगर आप जो ग्रामीण चिकित्सा के आंकड़े उठाकर देखें तो 95% विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी है। मेरे साथ आप भोपाल के सरकारी अस्पतालों में आएंगे तो भी आपको स्थिति दिख जाएगी कि क्या स्थिति है। इसके साथ मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां 21,000 स्कूल, एक शिक्षक के बूते चलते हैं। यहाँ पर अगर नर्सिंग के स्टूडेंट्स की बात करें तो 2020 में जो लड़का पहले फर्स्ट ईयर में था, आज 2023 में भी वो फर्स्ट ईयर में है। लेकिन यही वो प्रदेश है जहाँ पर अगर डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन जो फॉर्मर थे, उनके पास भी एक नर्सिंग कॉलेज है जिन पर जिम्मा था कि उसका अनुपालन करवाएं। उनके 3 कमरों के मेडिकल कॉलेज से 4 बैच निकल चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं मैं किस ओर इशारा कर रहा हूं। तो बीच में इंटरवीन कर रहा हूं। संजय जी अपने आंकड़ों का बचाव खुद करेंगे, लेकिन मुझे जो समझ में आ रहा है किसी भी आंकड़े में ये नहीं है कि वो 100% उससे संतुष्ट हैं। हर जगह 30-40% ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो सड़क की बात हो, चाहे अस्पताल की बात हो, चाहे कॉलेजेस की बात हो, जहां पर एक 20-30% लोग नाखुश हैं। संजय जी, नहीं, आपने काफ़ी कुछ तो आपने बचाव कर दिया। मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ, बचाव करने की कोई बात ही नहीं है ना। तो मैं लिस्ट लेके घूम रहा हूँ। कम से कम ये बताना ज़रूरी है अनुराग जी को कि सर्वे की मेथोडोलॉजी में अगर हमारे पास लिस्ट होती तो भी नहीं दिया जाता है। मेथोडोलॉजी डिमांड करती है कि हम उनकी आइडेंटिटी को जनता के सामने नहीं लाएंगे। सवाल ये है, मैं जानता हूँ कि हम कहते हैं कि विजुअल्स बहुत पावरफुल इमेज होती है, लेकिन किसी भी टेलीविज़न चैनल के द्वारा 10 इमेज दिखा देना पूरे स्टेट की हकीकत बयान नहीं करती है। आपने जिनका जिक्र किया होंगी ऐसी चीज़ें, लेकिन सर्वे में जो हमने कहा 3000 लोगों से, रैंडमली लोगों से बात की गई है और हर व्यक्ति नाराज़ है, हर व्यक्ति संतुष्ट है। ऐसा कभी होता नहीं है, ऐसी हकीकत होती नहीं है ज़मीन पर। चलिए शाजिया, इस पर आप बताएं, इतने साल से मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, तो अगर ये जो स्थिति है, एक मोर और लेस पिक्चर ऐसा है कि थोड़ा इंप्रूवमेंट है, सुधरी भी है और बिगड़ी भी है हालत, लेकिन वो तो इतने पॉपुलर चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं। एक लेट मी ऐड जस्ट वन पॉइंट। शिवराज सिंह सरकार से संतुष्ट हैं 27%, मोदी सरकार से संतुष्ट हैं 34%। तो जो मोदी कोशेंट है वो ज्यादा अपील कर रहा है।
तो सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी, चाहे सुमित हो, चाहे आप हो मारिया, चाहे अनुराग द्वारी हो, मैंने आप तीनों के साथ पहले मैं पत्रकार रही हूँ हमारी पुरानी कलीग रही है, पुरानी हाँ हम लोग पहले एंकर्स रहे हो, अनुराग हमारे। तो मैं अब सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगी कि उस वक्त में जब मैं एंकर हुआ करती थी और वहाँ पे बैठती थी मारिया आपकी जगह में, तो हम लोग ये सुनते थे ज़्यादा सिर्फ एंटी इनकम्बेंसी सुनते थे कि एक ऐसा सिंड्रोम है, एक ऐसा प्रकरण है। ये पहली बार हो रहा है और ये सिर्फ मोदी जी के आने के बाद हो रहा है कि हम लोग बाकायदा प्रो इनकम्बेंसी की भी बात कर रहे हैं। ये भी किसी चिड़िया का नाम है, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी। दूसरी बात, आप देखिए इतने सालों बाद, हम कह रहे लगभग 2 दशकों के बाद भी सिर्फ और सिर्फ मतलब कांग्रेस और भाजपा में अगर आप देखेंगे जो लोगों का संतुष्टि है या सेटिस्फैक्शन कोशेंट है, उसमें अभी भी भाजपा कितनी आगे है। और अनुराग जी सही कह रहे होंगे, एक आध जगहों में ऐसी हालत होगी, लेकिन ओवरऑल अगर आप आंकड़े देखेंगे या आप बजट भी देखेंगे और आप देखेंगे मध्य प्रदेश क्या था और कहाँ है, चाहे वो हम वैसे बीमारू सेट की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बजट के आकार की वृद्धि यहाँ पर भी और स्वास्थ्य और शिक्षा को खास तौर से अगर देखा जाए कि अगर आप जो बात कर रही हैं 580 करोड़ से बढ़कर 16,000 करोड़, प्रधानमंत्री की चर्चा हो रही है। अगर आप देखिए तो 34% लोग प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार से संतुष्ट हैं। तो बहुत सारे, यही मतलब है डबल इंजन सरकार का, यही मतलब है। आप देखिए, अगर आप देखेंगे पूरा बजट, तो आप देखेंगे जो वृद्धि हुई है मध्य प्रदेश के बजट की ओवरऑल उसमें इस डबल इंजन सरकार की वजह से। और उसको मुकाबला अगर करेंगे आप 20 साल पहले, जो हमारे प्रिय नाम लोग बंटाधार सिंह बोलते हैं, दिग्विजय सिंह जी को, आप देखेंगे तो कितना कम उसका एलोकेशन था। तो अगर आप अब देखेंगे तो कितना ज़्यादा शिक्षा के तौर पर, स्वास्थ्य के तौर पर, और जहाँ तक बात है सड़कों की और हाईवेज की और निर्माण की, तो वो सब जाहिर है वो तो केंद्र सरकार कर रही है। मनीषा, दोनों मिलकर करते हैं। काउंटर फ्रॉम कांग्रेस है ना, ठीक है। शाजिया ने बहुत सी बातें बोली, बंटाधार सिंह बोल दिया, अभय दुबे वहां से हाथ उठा रहे होंगे मेरे ख्याल से, स्क्रीन पे हमको दिख नहीं रहे। अभय रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे बीजेपी के आरोपों का, बीजेपी के हमलों? पहले तो मेरे अभिन्न मित्र हैं संजय जी, CSGS वाले, उनके लिए थोड़ा सा मैं एक विशेषण प्रयुक्त कर दूं कि संजय जी, आपके सर्वे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम गुलाबी हैं, मगर आपका सर्वे फर्जी है या आंकड़े किताबी है। अभी अनुराग जी ने आपको आईना दिखाया, मैं थोड़ा सा आईना आपको और दिखा देता हूं। अभी शाजिया जी ने सड़कों की बात की, पूरे मध्य प्रदेश के 8.5 करोड़ लोगों को सड़कों पर ला दिया है। कैसे ला दिया मैं बताता हूं। मोदी जी ने ही रिपोर्ट प्रस्तुत की। अभी मोदी जी ने सबसे पहला प्रमाण पत्र दिया पिछली सभा में, शिवराज जी का नाम नहीं लिया, उनका एक काम भी नहीं गिनाया। अमित शाह साहब से पूछा कि चेहरा कौन होगा आपके मुख्यमंत्री का, तो उन्होंने कहा भाजपा चेहरा होगी, मतलब उन्होंने खुद ने नकार दिया। मोदी जी के नीति आयोग ने भी रिपोर्ट दी कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा गरीबी 36.37% मध्य प्रदेश में है, गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोग। पूरे विश्व के सबसे ज्यादा गरीब जिला जो है वो मध्य प्रदेश का अलीराजपुर है, 71.6%। उसके बाद झाबुआ है 68.86%। उसके बाद जितने आदिवासी क्षेत्र हैं सिलसिलेवार उन्होंने बताया कि क्या परिस्थितियां हैं। अभी अनुराग बता रहे थे 40,000 शिक्षक मध्य प्रदेश के स्कूलों में कम हो गए, 29,000 स्कूल स्थायी रूप से बंद हो गए, 26,000 स्कूलों में बिजली का कनेक्शन नहीं है, 9 लाख एनरोलमेंट स्कूलों में कम हो गए। मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की स्थिति यह है। अनुराग द्वारी ने एक रिपोर्ट की थी कि पोषण आहार में घोटाला, कैग ने बताया कि इस कदर किया गया कि जो बच्चों का पोषण आहार था वो ट्रकों के नंबर, स्कूटी और मोटरसाइकिल के निकले। इसलिए ये परिस्थिति है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे बता रहा है कि 68% बच्चे एनीमिक हैं और हिंदुस्तान के सबसे अंडर नरिश बच्चे, सबसे कुपोषित बच्चे मध्य प्रदेश में रहते हैं। मध्य प्रदेश में किसानों की हालत बताई नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने दिसंबर 22 में रिपोर्ट दी कि हिंदुस्तान का एकमात्र बड़े प्रांतों में प्रांत मध्य प्रदेश है जिसके किसानों की आमदनी 2015-16 की तुलना में आज गिर गई 8,333 रुपए, यानी 55 रुपए प्रतिदिन किसान कमा रहा है। ये नहीं बता रहे। इन सब के बावजूद भी, इन सब आंकड़ों के बावजूद भी जो आंकड़े CSDS और लोकनीति NDTV के सर्वे में आए हैं वो ये दिखाते हैं कि पॉपुलैरिटी लेवल पर 2% शिवराज सिंह सरकार आगे हैं। 34% पर कमलनाथ सरकार से संतुष्ट है, 36% शिवराज सरकार से संतुष्ट है। इसी कार्यकाल की बात की जा रही है, पहले 1.5 साल और उसके बाद के 2.5 साल। सुमित जी, अगर ऐसा होता तो क्या देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहते मुखरता से कि हाँ चुनाव में चेहरा हमारा शिवराज? तो आपने भी चेहरा कहाँ दिया है? हम तो कमलनाथ घोषित,
हमने पहले दिन से घोषित कर दिया। आप हमारे अनुराग जी से पूछिए, सारे विधायकों ने, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में विधायकों ने रिजोल्यूशन पास किया कि कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। आज खड़गे साहब जिनने मंच से बोला। मैं मनीषा प्रियम से ये सवाल पूछूंगी। मनीषा प्रियम, इस पर चर्चा हो रही है कि एक जगह अनाउंसमेंट हुआ है, एक जगह नहीं हुआ है, प्रोजेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन हम लोगों ने 2019 का चुनाव भी देखा है जिसमें भाजपा ने ऑल आउट गई थी लास्ट फेज से पहले, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वाराणसी में 5 दिन वो रह गए थे। तो सब लोग ये बोल रहा था कि भाजपा इसलिए कर रही है क्योंकि वो नर्वस है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी भी तो हो सकती है कि अगर यहां से फटीग है तो आप इनको देखिए, और भी ऑप्शंस है। 10 एमपीज हैं जो कंटेस्ट कर रहे हैं इस बार। नहीं, मैं 2 भाग में, आपका प्रश्न कुछ है, मैं जवाब 2 भाग में दूंगी। और जहाँ तक प्रधानमंत्री के कैंपेनिंग का सवाल है, मैंने काफ़ी समय से 2012 से ही गुजरात में उनके लिए चुनाव थे, उस समय से मैंने देखा है वो एक टायरलेस कैंपेनर हैं। और वो कई छोटे कस्बों में भी, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में और गुजरात में भी, तब वो पंचायत के चुनावों को बहुत ध्यान देते थे। और सबसे बड़ा कारण जो कांग्रेस के सफाया और ख़ात्मा का गुजरात में हुआ, वो लोगों ने नहीं समझा। मैंने पंचायत के चुनावों की पिछले पूरे दशक के रिपोर्ट्स पढ़ डाले थे गुजरात में। अब मुझे दिखा था कि किस तरह से धीरे धीरे कैंपेन करके उन्होंने एकत्र किया था और बटोरा था। खैर, बात रही मध्य प्रदेश की, तो आपके जो आंकड़े हैं उस पर मेरी शुरुआती टिप्पणी अभी तक हुई नहीं। आंकड़ों में 2 बातों पर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूँ कि जिस जगह शिवराज सिंह की सरकार जो करीब 18 साल बरकरार रही, अगर मैं सही हूँ तो जिन लोगों ने 18 साल शिवराज सिंह को लाया और पिछले कैंपेन तक भी उनकी जो बात होती थी शिवराज सिंह चौहान की, वो मामा की बात होती थी, वो वयोवृद्ध लोगों को वो तीर्थ यात्रा पर ले जा रहे हैं उसकी बात, मतलब एक वेलफेयर इमेज। आज वो लाडली बहना कर रहे हैं, लेकिन अभी से 10 साल पहले मुझे याद है बजट्स में मैं बैठती थी जब डिबेट्स में, तो उस समय लाडली लक्ष्मी स्कीम वो लेकर के आए थे। तो कहीं ना कहीं किसी भी राज्य में अगर किसी की राजनीतिक थाती है इतने दिनों की, तो अचानक उठ के वोटर ये नहीं बोलेगा कि पीछे जो हुआ सब गलत था। तो एक तरह से आपको दिख रहा है कि एक सॉलिड कहीं ना कहीं बैंक जो है वो शिवराज सिंह का अब भी वहां रहता है। लोग बिल्कुल इस बात को दरकिनार करने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं सब कुछ गलत था उनके साथ, और ऐसी बात लोग नहीं कर रहे हैं। तो क्योंकि आप देखिए ये फिगर्स बहुत ज्यादा हैं सैटिस्फैक्शन जो बात शाजिया कह रही थी उसी को आप इंडोर्स कर रही हैं कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है मामा के लिए। नहीं, फिगर्स बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन अब आप ये बताइए कि अगर उनमें और कमलनाथ में केवल 2% का फासला है, तो आपको ये दिखाता है कि स्ट्रांग होने के बावजूद भी कुछ है जो खिसका है। एक क्विक रिएक्शन, क्या लगा एंटी इनकम्बेंसी है मामा के लिए कि मामा की पॉपुलैरिटी बनी हुई है 18-19 साल के बाद भी? पॉपुलैरिटी का ग्राफ आप आगे दिखाएंगे जी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कोई स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी है, न ही उनकी पॉपुलैरिटी में डिप तो जरूर है, गिरावट है, लेकिन इतनी गिरावट नहीं है जिससे कहें कि बिल्कुल अब उनकी पहचान खत्म हो गई, ऐसा कुछ दिखाई देता है। बिल्कुल। अमिताभ मैं डबल इंजन की बात सुमित इसलिए छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगी, अगर आप देखेंगे आंकड़े तो प्रधानमंत्री ने इस बात को बार बार कहा भी है कि जो बीमारू का जो टैग लगता था कलंक के तौर पर वो गया है। और आप पूरी तरह से विकास कार्य देखेंगे तो मैं पूरी आपको लिस्ट सुना सकती हूँ, चाहे वो आवास योजना हो, चाहे वो रोडवेज का काम है, तो आप देखिए उसका बहुत बड़ा हिस्सा गरीबी उन्मूलन का, उसमें मध्य प्रदेश में का बहुत बड़ा उसमें योगदान है, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो जितने गरीब निकल कर आए। प्रधानमंत्री ने फ्री राशन भी अनाउंस किया कि वो कंटिन्यू रहेगा 5 साल और। मैं एक क्विक रिएक्शन अमिताभ को लेना चाह रहा हूं। अमिताभ जी, आपने आंकड़े देखे, आपका विश्लेषण सबसे अलग होता है, आप एक अलग चश्मे से सब चीजें देखते हैं। अभी तक के आंकड़े और अभी तक की बातें क्या इशारा कर रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो अभय दुबे जी ने बात करी है CSDS लोक नीति के सर्वे के बारे में, ये बिल्कुल ही गलत बात करी है। उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। 50 साल से CSDS सर्वेस कर रहा है, उनको आंकड़ों के ऊपर बात करनी चाहिए। मैं ये प्रोटेस्ट करता हूँ। दूसरी बात, अगर जो आंकड़े आपके दिखा रहे, सेटिस्फैक्शन रेटिंग अगर आप देखेंगे शिवराज जी की, तो वो कम है राजस्थान के कंपैरिजन में, मोदी जी की भी कम है राजस्थान के कंपैरिजन में। तो ये एक सोचने वाली बात है, काफी कम है। इनफैक्ट कल आपने 55% दिखाया था हाईली सेटिस्फाइड मोदी जी की सरकार से, राजस्थान में यहाँ 34% है, और अशोक गहलोत की सरकार से 43% था, यहाँ 27% है। तो सेटिस्फैक्शन रेटिंग जो है वो कम है राजस्थान में, ये एक चिंता की बात है। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू कि शिवराज जी तो कमजोर हुए हैं, एंटी इनकम्बेंसी उनकी सरकार के खिलाफ है,
लेकिन जो आपका दूसरा सवाल है कि शिवराज का टेनर बढ़िया कि कमलनाथ का बढ़िया, उसमें शिवराज आगे। इसका मतलब यह है कि शिवराज जी कमजोर हुए हैं, लेकिन चुनाव जो है वो चॉइस का मामला है। पीपल हैव टू चूज ईदर ए और बी। कॉम्पिटिटर जो है यहाँ पे वो कहीं ना कहीं कमजोर है, इसीलिए शिवराज जी आज भी कमलनाथ जी के कंपैरिजन में आगे चल रहे हैं सेटिस्फैक्शन रेट। और तीसरा जो आपने सड़क, बिजली, पानी इसकी बात करी, तो हेल्थ में तो सर्वे कह रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो एक्चुअली नाराज हैं या खुश नहीं हैं हेल्थ में जो खास करके काम हुआ है उसके बारे में। वुमेन सेफ्टी यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मध्य प्रदेश रेप में टॉप 5 स्टेट्स में है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा है ही, बेरोजगारी मुद्दा है जो आप दिखा रहे हैं, महंगाई मुद्दा है, और करप्शन एक मुद्दा है। और एक ये सोचने वाली बात है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर भारत में सबसे कम है, टॉप 3 बॉटम 3 स्टेट हैं, और इन्फ्लेशन भी सबसे कम है। इसके बावजूद इन मुद्दों पर भी आएंगे आगे। अमिताभ, इसका मतलब है कि बीजेपी कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है। बहुत सारे आंकड़े हैं और बहुत से 2-2 स्टेट भी हमारे पास, तो मैं माफी चाहता हूँ बीच में टोक रहा हूँ मैं आपको। अनुराग ने हाथ उठाया था, अनुराग शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग क्या कहना, कुछ आपने कुछ बोलना चाह रहे थे आप? मैं सवाल पूछना चाह रहे थे जी। बस एक बात जोड़ना चाह रहा था, क्योंकि संजय सर से ससम्मान की, जैसे सांख्यिकी में जो नमूने का आकार होता है बहुत अहम होता है और उसी के बदौलत हम अपनी कहानी बुनते हैं, तो वैसे ही रिपोर्टिंग में भी 1 या 2 जो हमारे पात्र होते हैं उनके ज़रिए हम स्थिति बताने की कोशिश करते हैं। बहरहाल ये ज़रूर है, मैं जो 2 आंकड़े आए हैं खास करके शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता के बारे में, तो इतने साल होने के बाद अगर 5 साल और मुख्यमंत्री रहते हैं तो संभवतः कॉमरेड बासु के रिकॉर्ड के आसपास वो पहुंच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और इसके बावजूद उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में 2% का इजाफा सिर्फ यही बताता है। पिछले 3 सालों में मजाक में कहते हैं, या उसके पहले वाले उनके कार्यकाल में भी कहते थे कि उनको अधिकारी एक टिफिन का डब्बा बना के देते हैं, वो हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और पूरे प्रदेश भर का दौरा लगाते हैं। तो कोई दिन ऐसा नहीं होगा जब वो प्रदेश के कोने कोने में नहीं पहुंचे हैं। बताने का मकसद यही है कि उनका जो पब्लिक कनेक्ट है वो बहुत ही अलग तरीके का और बहुत ही शानदार है। उसको समझने के लिए आपको जमीन पर एक क्विक चीज अनुराग, क्योंकि आपको जाना मुझे बताया जा रहा है, इतने सारे सीएम कंटेंडर्स एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र सिंह तोमर हैं, प्रहलाद पटेल हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ नहीं रहे, लेकिन उनके मन में इच्छाएं, हम सब जानते हैं, इस बात को किसी से छुपा नहीं है लेकिन ये चीजें शिवराज सिंह चौहान को कितना कंफर्टेबल या अनकंफर्टेबल कर रही हैं? एक क्विक रिएक्शन, उसके बाद जाइएगा। कैलाश विजयवर्गीय भी शुरुआत में भी कहा था जब 2 लिस्ट में उनका नाम नहीं आया था, और ये सवाल, जी बिल्कुल, ये सवाल था कि उनका नाम क्यों नहीं आया। मैंने कहा था उनका नाम आएगा, उनका नाम हट ही नहीं सकता। मैं फिर कहता हूं सुमित जी, भले ही इतने सारे लोग मैदान में हैं, लेकिन अगर बाद में कोई, क्योंकि आप दूसरी लिस्ट के बाद देखिए, तमाम 100-125 से ज्यादा जो नाम है उसमें सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान की मुहर है, तो उनकी उम्मीदवारी को आप कम करके मत आंकिए। ये जरूर है कि लोगों के मन में एक भावना है कितने सारे उम्मीदवार हैं, तो शायद उनकी उम्मीदवारी थोड़ी कमजोर है। अनुराग, आप सही बोल रहे हैं कि वो सबसे इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट कंटेंडर हैं और फ्रंट रनर है, लेकिन अब हम आगे जाएंगे क्योंकि बहुत सारे आंकड़े और हैं। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है, ये सवाल पूछा गया, तो जवाब आया महंगाई 27%, बेरोजगारी 27%, गरीबी 13%, विकास की कमी 8%, भ्रष्टाचार 5% और अन्य 20%। किसान अगर वो नाखुश हैं तो वोट देते वक्त किस बात पर ध्यान रखेंगे? काफी हद तक ये सोचेंगे। 53% लोगों ने कहा, कुछ हद तक 22%, नहीं 17%। सरकारी भर्तियों में घोटाले हुए हैं, वोट देने वक्त क्या ये मुद्दा रहेगा? काफी हद तक लोगों ने कहा 43%, कुछ हद तक 24%, नहीं 19%। आरक्षण का मुद्दा, वोट देने क्या ये सोच करके लोग जाएंगे ईवीएम मशीन पर बटन दबाने? काफी हद तक लोगों ने कहा 34%, कुछ हद तक 24%, नहीं 26%। अगले ग्राफिक्स की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें गौरक्षा की, गौरक्षा के मामले पे क्या होना चाहिए, तो वो आंकड़े काफ़ी हद तक वोट देते वक्त ध्यान रखेंगे तो काफ़ी हद तक कहने वाले 36% लोग हैं, कुछ हद तक कहने वाले 22% लोग हैं और नहीं कहने वाले 26% लोग हैं। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको कांग्रेस ने बड़ा मुद्दा बनाया हुआ है वो है जाति जनगणना का, कास्ट सेंसस का। क्या मध्य प्रदेश में जाति जनगणना होनी चाहिए? बड़ा स्पेसिफिक सवाल पूछा गया। हाँ कहने वाले 44%, नहीं कहने वाले 24% और पता नहीं कहने वाले 32% लोग थे।
पता नहीं का आंकड़ा भी अच्छा खासा बड़ा यहाँ पर दिखाई देता है। इनफैक्ट इसी पॉइंट पर तमाम लोगों ने आंकड़े देख लिए हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के आंकड़े आपके सामने लगातार आते रहेंगे। बहुत से आंकड़े आने भी बाकी हैं। हम तमाम मेहमानों के पास भी चलेंगे। अनुराग हमारे साथ अब नहीं है, लेकिन बाकी मेहमान बने हुए हैं। ये वो चेहरे हैं, ये वो आंकड़े आपके सामने आने वाले जिसकी दिलचस्पी सबसे ज़्यादा होती है जानने में। इसीलिए हमने उसको थोड़ा सा टीज करने के लिए माहौल बना के रखा। आखिरकार कौन बने मुख्यमंत्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल। 38% लोग अभी शिवराज सिंह का नाम ले रहे हैं, 34% कमलनाथ का नाम लेते हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया 4% पे हैं, नरेंद्र सिंह तोमर 2% पे हैं, और बाकी लोग भी आप देख सकते हैं 6 और 4 और 12% के आसपास हैं, जो मुझे लगता नहीं कि उसको दिखाने के बोलने की ज़रूरत है। अगला सवाल हमारा था एक और, किसे देखकर वोट किसे देखकर वोट करेंगे, उसको हम अगला सवाल था। 37% लोगों ने कहा कि पार्टी को देखकर वोट करेंगे, 30% ने कहा उम्मीदवार को देखकर वोट करेंगे, सीएम चेहरे को देखकर 10% लोग वोट करेंगे, नरेंद्र मोदी के नाम पर 10% लोग वोट करेंगे, राहुल गांधी के नाम पर 5% लोग वोट करेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फाइंडिंग थी। एक और सवाल था, इसी क्योंकि राहुल गांधी का नाम लिया है तो भारत जोड़ो यात्रा लेकर भी सवाल पूछा गया कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा। तो हाँ कहने वाले 38%, नहीं कहने वाले 22%। मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा वेलकम हुआ था भारत जोड़ो यात्रा का, लेकिन पता नहीं भी 40%। हाँ, पता नहीं भी 40% है। वो आंकड़ा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, सो मनीषा प्रियम, मैं आपसे सवाल ये पूछूंगी। सबसे पहले ये जो चीफ मिनिस्टर फेस, मुख्यमंत्री का चेहरा, अभी भी शिवराज सिंह चौहान की अगर पॉपुलैरिटी 38% है 18 साल के बाद, और उसका कंपैरिजन आप वो सब चीफ मिनिस्टर्स से करें जो 18 साल या 20 साल के रहे हैं, तो आप कैसे देखेंगी? नहीं, कमलनाथ 18-20 साल थोड़ी रहे नहीं, और यहाँ तो उलझा हुआ मामला है। और बात यह है कि कमलनाथ की सरकार हट भी गई, तो इसमें जिन लोगों ने बहुत नाराज़ हुए कुछ लोग इस सर्वे से, लेकिन ये आंकड़ा तो आपको बता रहा है कि कमलनाथ की छोटी अवधि रही, उसके बावजूद भी वो 34% हैं। हाँ। और आपको दिख रहा है कि एक टक्कर है। तो मैं इस आंकड़ों से ये समझती हूँ, और ये आंकड़ा तो और साफ दिखा रहा है कि सर्वे काफ़ी कुछ एक रैंडमाइज सर्वे ही है, कि ज्योतिरादित्य सिंधिया पीछे हैं। इसमें आप देखें नरेंद्र सिंह तोमर बिल्कुल कहीं नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान अभी भी अपने कामकाज को लेकर एक छवि है जो उनकी है और वो बनी हुई है, लेकिन कोई बहुत अगुआ नेता बन करके वो नहीं आ रहे हैं। और दूसरी बात, एक और ग्राफिक है जिसमें आप दिखा रहे हैं कि वोट आप किसको देख के करेंगे। वहाँ लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि पार्टी या कैंडिडेट, वो ये नहीं कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर का चेहरा। तो भाजपा अगर ये अब कर रही है अगर पॉलिटिकल गेम, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, तो अगर वो ये अनुमान लगा रही है कि लोग पार्टी या कैंडिडेट पे वोट करेंगे, तो इस पे अपना बल देती है। तो शिवराज सिंह इंटैक्ट हैं, वो अभी भी कैंपेन करते हैं, उनकी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन या सीट उसमें उनके कंफर्टेबल अकोमोडेशन की गई है। लेकिन अगर एक नई रियलिटी है तो भाजपा अपनी पूरी थाती लेके, शिवराज सिंह की थाती लेके, गवर्नेंस की थाती लेके, और अपने नई स्ट्रेटजीज भी लगाती है। इसी चीज को जोड़ते संजय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। संजय जी बोलने से पहले अगर शिवराज को प्रोजेक्ट कर देती बीजेपी कि यही मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या और फायदा होता या नुकसान होता? ये हाइपोथेटिकल सवाल है, इसका तो उत्तर नहीं दे सकते सर्वे से कि फायदा होता या नहीं होता। जो बात मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि शिवराज सिंह चौहान की पॉपुलैरिटी गिरी है, और अगर मैं आंकड़े बताऊं, 2008 के चुनाव में 47%, 2013 के चुनाव में 47%, 2018 के चुनाव में वो 41% आ जाता है, और आज वो गिर के हमें 38% दिखाई पड़ रहा है। पॉपुलैरिटी गिर रही है, लेकिन जो सर्वे ये बताता है कि गिरने के बावजूद वो अनपॉपुलर चीफ मिनिस्टर नहीं है। लेकिन संजय जी, 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ की, वो 34% पर है। वो उनका क्या काम पसंद आया लोगों को या नहीं आया? स्पेसिफिक तो ये नहीं कह सकते कि कौन सा काम पसंद आया। तमाम चीज़ों पर लोग कमलनाथ के काम को भी पसंद कर रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि उनकी जो छोटा जो टर्म रहा 15 महीने का, उसको भी लोग याद करते हैं। और इसी के लिए आप देखेंगे तमाम आंकड़ों में कम से कम आगे जो दिखाए जाएंगे आंकड़े, और अभी जो हमने देखा तो काफ़ी, जैसे कहते हैं, इवनली पॉइज्ड दिखाई पड़ता है। लगता है कि कुछ चीजों पर सरकार, मतलब लोग इन आंकड़ों को देख के समझ में नहीं आ रही। पर सुमित, कम से कम ये सुनकर जो संजय जी ने अभी विश्लेषण किया है इन आंकड़ों का और बताया है, समझाया है, कम से कम इस आंकड़ों के आधार पर मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे कांग्रेस के साथी ये इस तरह के इल्ज़ाम नहीं लगाएंगे। और मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है कि आपके मर्जी के मुताबिक एग्जिट पोल आता है या ओपिनियन पोल आता है तो आपको लगता है वो फर्जी है।
वही आप इल्ज़ाम ईवीएम मशीन्स पे लगाते हैं। तो एक तरह का ये रवैया बन गया है, एक टेंडेंसी हो गई, इससे बचना चाहिए। और मैं भी एक इशू उठा सकती हूँ, अब मैं भी कह सकती हूँ, डिसएग्री कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूँ कि जहाँ तक बात है एग्रीकल्चर की, एग्रीकल्चर जो ग्रोथ रेट था 3% वो बढ़कर 18% हो गया है। मध्य प्रदेश जो है वीट प्रोड्यूसर है, 45% पूरे इंडिया का वीट वहाँ पे होता है और एग्रीकल्चर में बहुत तरक्की की है। जहाँ तक जो किसान निधि योजना है उसमें आप देखेंगे सम्मान योजना है, वो उस राशि को लेकर बहुत ज़्यादा आवंटन हुआ है, उससे फ़ायदा हुआ है, लेकिन वो आंकड़े शायद यहाँ नहीं बता रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कहूँगी कि किसानों का जो डिस्कंटेंट है, जो नाखुशी है, वो दिखता है सर्वे में। 53% लोग काफ़ी हद तक नाखुश हैं किसानों से। और ये एग्रीकल्चर स्टेट है मध्य प्रदेश, बहुत बड़ी पैमाने जनसंख्या है जो कृषि पर काम करती है। गेहूं वहाँ की सबसे बड़ी पैदावार है, गेहूं और तिलहन। आपको लगता नहीं कि ऐसी परिस्थितियों में ये एक मैसेज है बीजेपी के लिए कि आप किसानों को अपने साथ नहीं रख पाए? नहीं, देखिए ये आप कह रहे हैं और आई एम श्योर कि कुछ वजह होगी, किसी आधार पर कह रहे होंगे, ये आंकड़े हैं वजह, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको इसका स्पष्टीकरण या सफाई में क्या देना चाहूँगी कि 2123 करोड़ का इंटरेस्ट वेव किया गया है, उसमें 11 लाख किसान परिवारों को फ़ायदा हुआ है और 25,000 करोड़ का आवंटन है जो राशि दी जाती है किसानों के सम्मान की। तो और जो एग्रीकल्चर है, आप देखिए नंबर 2 है पूरे इंडिया में, और एग्रीकल्चर का रेट 18% है और 45% यानी कि सबसे बड़ा प्रोड्यूसर जो है वीट का, गेहूं का, वो मध्य प्रदेश है। अभय दुबे बोलना चाह रहे हैं आपकी बात पे। अभय लगातार बोल रहे हैं, कमांड मिल रहा है। अभय, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सुमित जी, देखिए मैं बड़ा हतप्रभ हूँ। शाजिया जी पत्रकार भी रही और अध्ययन भी खूब करती है। तो पहले सबसे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है वो उत्तर प्रदेश है। सेकंड, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश। सेकंड बोला था मैंने 45% बोला था। मैं चुनौती देता हूं, अगर आपने सेकंड बोला। खैर इस बहस में नहीं जाते। अब विषय क्या है, क्यों ऐसा हुआ फिर कि मंदसौर में फसलों के दाम मांगने पर किसानों के सीने में शिवराज सरकार ने गोलियां मांग दी? वो दाम ही तो मांग रहे थे फसलों के। अभी इलेक्ट्रिसिटी की सरप्लस स्टेट बताया। मैंने जब पूछा अभी डिपार्टमेंट में कि सोयाबीन की फसलें जो बर्बाद हुई अवर्षा की वजह से, किसान कह रहे थे बिजली पर्याप्त दे दीजिए, नहरों से पानी छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कहा 3000 मेगावाट की डिफिशियंसी पीक आवर्स में है, हम बिजली उपलब्ध नहीं करा सकते। ये जो रिपोर्ट दी है ये तो केंद्र सरकार ने दी कि आमदनी कम हो गई। 19 स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड चलती है। 2 दिन पहले मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, उस 19 में से 18 स्कीम में सुमित जी अप्रैल से लेके आज तक 6 माह से अधिक हो गए, एक भी पैसा नहीं दिया, जीरो। केंद्र सरकार ने नहीं दिया और स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अकाउंट से पैसा उसमें खर्च नहीं किया, क्योंकि मैचिंग ग्रांट नहीं होगी तो पैसा कहां से खर्च करेंगे। 150 स्कीम्स अलग अलग विभागों की है, वृद्धावस्था की पेंशन है, छात्रों की छात्रवृत्ति है। मैं बड़ा खुलासा आने वाले 3 दिन में हम करेंगे उन दस्तावेजी प्रमाणों के साथ। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस, योजनाओं की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास कुछ डेटा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आप इस पे नजर रखें। सवाल हमारा था, मुख्यमंत्री आवास योजना के लाभार्थी किसे वोट देंगे? बीजेपी 59%, कांग्रेस 38%। अगला सवाल, लाडली बहना योजना जो शिवराज सिंह चौहान की बहुत ही पॉपुलर योजना है, 48% लोगों ने कहा भाजपा को देंगे, कांग्रेस को कहा 42%। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी किसे वोट देंगे? भाजपा 57%, कांग्रेस 37%। उज्ज्वला जो बहुत ही पॉपुलर स्कीम है मोदी सरकार की, उसके लाभार्थी किसे वोट देंगे? बीजेपी 48%, कांग्रेस 43%। यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसको किस तरह से देखा जाए। योजना सेंटर की है लेकिन फिर भी लोग कांग्रेस को 43% देख रहे हैं। संजय जी, देखिए योजनाएं तो हैं और योजनाओं से फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन वोटर के पास एक वोट होता है और कई कंसिडरेशंस होते हैं वोट देने का। आपने देखा जो पुराने हमने आंकड़े दिखाए, जो पहले आंकड़े दिखाए, पार्टी को देखकर वोट देने वाले तकरीबन 30 से 35% लोग हैं और कैंडिडेट को देखकर वोट देने वाले अनदर 30% हैं। तो ऐसे लोग जो पार्टी उनके लिए सबसे प्राइम कंसिडरेशन है या कैंडिडेट प्राइम कंसिडरेशन है, उनमें से भी ऐसे लोग हैं जिनको इन योजनाओं का लाभ मिला है। तो लाभ नहीं मिला इस कारण से वो वोट नहीं देंगे या लाभ मिला इस कारण से सिर्फ वोट देंगे, तो यही प्राइम कंसिडरेशन नहीं है। तमाम तरह की कंसिडरेशंस होते हैं वोट देने का और उसमें एक लाभार्थी भी है। तो ऐसा मानना कि सिर्फ अगर आपको फ़ायदा हुआ है स्कीम से तभी आप बीजेपी को वोट देंगे, अगर फ़ायदा नहीं हुआ तब वोट नहीं देंगे,
इस तरह से सीधा सीधा इक्वेशन तो जमीन पर काम नहीं करता। इनफैक्ट अमिताभ, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और जिस तरह की अभी तक के आंकड़े समझ में निकल कर आ रहे हैं, ये बात समझ में आती है कि जो सेंट्रल की स्कीम्स हैं, चाहे उज्ज्वला हो गई, चाहे आयुष्मान हो गई, चाहे पीएम आवास हो गई, इनका पॉपुलैरिटी लेवल वाकई में, क्योंकि कई सालों से चल रही है एक तो, और बीजेपी का जो कोर स्ट्रेंथ है, मध्य प्रदेश तो बीजेपी का गढ़ रहा है। बीजेपी का काडर गांव-गांव, कस्बे-कस्बे में है। उस इलाके में बीजेपी को अपने बारे में बताना नहीं पड़ता कि हम कौन हैं। कमल का फूल वहाँ सब लोग जानते हैं। तो क्या शिवराज सिंह सरकार जो 18 में चुनाव हार गए थे, जो मंदसौर का जिक्र किया अभय दुबे ने, वो 18 के पहले की घटना थी जिस वजह से बीजेपी को उस वक्त चुनाव हारना पड़ा था और कमलनाथ जीत गए थे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आज भी इसीलिए बीजेपी ने नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ने का फैसला किया? उनकी स्कीम्स पॉपुलर हैं, उनकी बातें पसंद आती हैं, और वो किसी भी नेता से आज की तारीख में सबसे अधिक पॉपुलर हैं पार्टी के अंदर। जी, ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन टाइट है कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट स्कीम। उसके एनरोलमेंट ज्यादा है, इसकी वजह से स्कीम्स की पॉपुलैरिटी है। जब आपने सवाल पूछा कि आप किसके नाम पे वोट करेंगे, उसमें सीएम चेहरे के बराबर नरेंद्र मोदी जी का नाम आया। तो 10% नरेंद्र मोदी, 10% सीएम कैंडिडेट। तो आपने जो सवाल पूछा कि शिवराज को क्यों नहीं सीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा है, उसका आंसर इसी सवाल में है। शिवराज की पॉपुलैरिटी कम हुई है, 41 से 38 बता रहे हैं संजय जी। और इस सवाल में क्या होता है, जब भी आप ये सवाल पूछते हैं, नॉर्मली जो रूलिंग पार्टी का सीएम होता है उसको 2-3% अंक मेरे हिसाब से एक्स्ट्रा मिलता है, क्योंकि वो टॉप ऑफ द माइंड रिकॉल में उसका नाम होता है। पॉपुलैरिटी कम हुई है और सीएम के चेहरे पे वोटिंग ही कम होती है, सिर्फ 10%। तो सीएम का नाम अनाउंस करने से ऐसा कुछ खास फायदा बीजेपी को होता हुआ नहीं दिखा, इसीलिए इस बार उन्होंने सीएम कैंडिडेट को अनाउंस जो है यहाँ पे नहीं किया। और आपने जो एग्रीकल्चर की बात करी, मंदसौर इंसिडेंट की बात करी, उसका बहुत बड़ा असर था 2018 के चुनाव में। और जहां पर एग्रीकल्चरल ग्रोथ हुई है, एक रेवोल्यूशन सॉर्ट ऑफ हुआ है एमपी में। लेकिन ये भी एक बात है कि टॉप 5 फार्मर सुसाइड स्टेट्स में मध्य प्रदेश रहा है, इसीलिए वहां पर एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है। और इसीलिए आपके सर्वे में दिख रहा है कि 53% किसान जो है वो कह रहे हैं कि ये मुद्दा जो है रहेगा, भारी पड़ेगा जब वो वोट डालने जाएंगे। और नहीं, पहले मनीषा प्रेम से, अच्छा, क्योंकि वो बात करना चाह रही थी। स्कीम्स में एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आ रही है कि सेंट्रल स्कीम्स में भी प्रधानमंत्री आवास योजना, उससे बेनिफिशियरी अलाइनमेंट, पार्टी अलाइनमेंट सबसे ज़्यादा दिखता है। और तो एक तरह से अगर किसी पार्टी को, खास करके भाजपा को, ये समझना हो कि उनके लिए क्या कारगर है, तो ये स्कीम है। और मुझे जहाँ तक अंदाज है कि ये गरीब लोगों में जा रहा होगा, तो इसके रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं पॉलिटिकल, और इस स्कीम पे उनको और ध्यान देना चाहिए कि इसकी और टाइट इम्प्लीमेंटेशन हो। वहीं लाडली बहना स्कीम, जो मैं आशा करती थी, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान का एक पुराना इमेज है कि वो मामा रहे हैं। चुनाव में मैं जब गई हूँ पीछे, तो लड़कियों ने बताया कि हम आराम से रात में चल सकते हैं, कोई कंप्लेंट अगर हो तो शिवराज सिंह के दरवाजे पे जा सकते हो। तो उसका केवल 48% जो है लाडली बहना का भाजपा को जाता है, और 42% कांग्रेस पार्टी ने तो इस स्कीम को लाया ही नहीं है, और पिछले कुछ महीनों में उसको जाता है। इसका मतलब इसमें जो भी जा रहा है ये डायरेक्शनल नहीं है। तो कोई भी राजनीतिक दल अगर होता है, हाँ, तो वो देखता है कि हमको प्रधानमंत्री आवास योजना में जो है वो अच्छे तरीके से। देखिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, या तो जमीन अनुराग एक बहुत विद्वान पत्रकारों में से मध्य प्रदेश के मानता हूं, निष्पक्ष। हमारी सरकार थी तो भी हमारी सरकार के खिलाफ वो स्टोरियां किया करते थे। उज्ज्वला का जिक्र भी किया। उज्ज्वला की स्थिति मध्य प्रदेश में ये है कि 44 लाख सिलेंडर महिलाओं ने, एक भी परिवार ने एक भी नहीं भराया इस पिछले वर्ष में। 18 लाख फैमिली ऐसी है जिसने एक सिलेंडर भरवाया। क्यों? क्योंकि वो 1000 रुपए के पार हो गया था। हमने अनाउंस किया कि हम उसको 500 रुपए करेंगे। जो पीएम आवास की बड़ी चर्चा हो रही, कोई भी पैनल में ये बता पाएगा कि पीएम आवास में रूरल में कितना पैसा दिया जाता है? सिर्फ 1,20,000 रुपए। मैं चुनौती देता हूं कि ईंट की दीवार भी कोई खड़ी करके बता दे। हमने कहा है कि हम 2.5 लाख रुपए, ये बहुत। अबे जी, वो जो आंकड़े आप मांग रहे हैं मैं जल्दी लाने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं बता दूं एक और योजना जिसका जिक्र नहीं हुआ है, वो है आयुष्मान योजना। और सबसे ज्यादा लाभार्थी अगर किसी राज्य से हैं इसके, तो वो मध्य प्रदेश में है। 3.62 करोड़
जो है माफ कीजिए, कार्ड्स सबसे लोगों बड़ा को, बाकायदा घोटाला लोगों आयुष्मान को का मध्य कार्ड्स। प्रदेश में हुआ है। अभय जी मुझे बात ये खत्म करने कैग ने दीजिए, आपके वो बताया आंकड़े CAG ने। मैं ढूंढ के लाऊंगी क्योंकि मुर्दों आपने का इलाज- मेरे पास कैग है ने, नहीं, मेरे तो मैं आंकड़े नहीं है। सच्चे तौर CAG पर ने बताना कहा चाह कि रही हूँ। मुर्दों के लेकिन इलाज के नाम पर आयुष्मान पैसे योजना खा लिए। सबसे ज्यादा कारगर अगर कहीं हुई है किसी स्टेट में, सबसे ज्यादा 25 तो लाख मध्य रुपए, प्रदेश में हुई है, राजस्थान। और उसके बहुत बड़ा लाभार्थी वर्ग है उसका। राजस्थान 25 लाख हमने भी अनाउंस कर दिया। मध्य लेकिन प्रदेश में 25 कल हम लाख। राजस्थान की कुछ बात और की कह रहे थी हैं आप। अभय जी। तो अगर अभय जी, राजस्थान मध्य की प्रदेश में नहीं, रुकते हैं। राजस्थान की बात करें तो देखो, ऋण आपने माफी announce किया, किसानों की बात नहीं, कर रहे नहीं, थे। मेरे पास और आंकड़े भी मैं हैं। राजस्थान I will- बता सकती आप थी, दोनों से लेकिन मैंने request करूंगा। डिसिप्लिन तरीके से अपनी बात को Let's रखना go to सही महिलाएं है। किसके साथ सबसे अहम है? नेक्स्ट सेट ऑफ ग्राफिक्स मारिया over to चलिए, you. महिलाएं Over to किसके you, please. साथ? भाजपा के साथ 46%, कांग्रेस के साथ 44%, पुरुष भाजपा के साथ 41, कांग्रेस के साथ भी 41, सेम ही आंकड़े हैं। पुरुष बराबर। हाँ, कौन किसके साथ ये बहुत अहम है। शहर में भाजपा 55%, कांग्रेस 35%, गांव में भी भाजपा, इनफैक्ट गांव में कांग्रेस बेहतर कर रही है 44% पर, और भाजपा है 39%। गरीब किसके साथ है? भाजपा के साथ 35%, कांग्रेस के साथ गरीब ज्यादा हैं 48%। निम्न मध्य वर्ग हैं कांग्रेस के साथ ज्यादा, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, और भाजपा के साथ 38%। मध्यम वर्ग है भाजपा के साथ 50%, दैट इज मिडिल क्लास, कांग्रेस 38%, और अमीर भाजपा के साथ 63%, कांग्रेस के साथ 29%। आदिवासी किसके साथ हैं? भाजपा के साथ 36%, कांग्रेस 53%। मुसलमान कांग्रेस के साथ कंप्लीटली हैं 85% पर, और भाजपा के साथ 6%। मैं इसके पहले अगले ग्राफिक्स पे जाऊँ, एक क्विक रिएक्शन संजय जी आपको लेना चाहता हूँ। अगला ग्राफिक्स आ गया, चलिए मैं बोल देता हूँ। कौन किसके साथ है? ओबीसी 50% बीजेपी के साथ, 33% कांग्रेस के साथ, और दलित जो हैं वो कांग्रेस के साथ 50% हैं, बीजेपी के साथ 32% है। इस ग्राफिक्स को रोकिएगा, संजय जी का एक रिएक्शन मुझे लेना था। जो हमने वो इनकम के हिसाब से दिखाया, मध्यम वर्ग, वो परसेंटेज क्या है उसमें? गरीब कितने परसेंट हैं, लोअर मिडिल क्लास कितना परसेंट है, मिडिल क्लास कितना परसेंट है? क्योंकि दो वर्ग कांग्रेस के पक्ष भारी है, दो पक्ष में भाजपा भारी है। हाँ, कई तरह से आंकड़ों को देखने की जरूरत है। आप देखें कि जैसे जैसे आर्थिक आय स्थिति अच्छी होती जा रही है, बीजेपी का वोट बढ़ता जाता है। बिल्कुल जो क्लासिकल स्टाइल है जी, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। एग्जैक्ट आंकड़े तो मुझे याद नहीं कि कितना अनुपात होगा, लेकिन गरीब तकरीबन 25 से 30%, निम्न मध्यम वर्ग जिसका जिक्र कर रहे हैं वो भी लगभग 28 से 30%, मध्यम वर्ग 28 से 30%, और जो अमीर, जो टॉप वाली जो कैटेगरी है वो करीब तकरीबन 18 से 20%। लेकिन संजय जी, गरीब सबसे बड़े लाभार्थी कैटेगरी में आते हैं, तो वो कांग्रेस के साथ इसमें ज्यादा दिख रहे हैं। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे जो लाभार्थी जो गरीब है वो एक तरफा वोट दे रहे हैं। तो देखिए, सीधा सीधा सवाल जो है ऐसा नहीं पूछा जा रहा है कि लाभार्थी आप हैं तो आप किसको वोट देंगे। आप दो सवाल अलग अलग जगह पूछते हैं, आपको इन स्कीम का फायदा मिला या नहीं मिला, और हम वोट कहीं और पूछते हैं और उसके रिलेशनशिप को देखने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से हम समझ रहे हैं कि अगर ये पूछा जाता आपको इसका फायदा अगर मिला तो आप किसको वोट देंगे, नहीं मिला, सवाल ऐसे पूछा नहीं गया है। जी, अगला एक अमिताभ का रिएक्शन ले लेता हूँ। आदिवासी और ओबीसी का आंकड़ा जो हम देखते हैं अमिताभ, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि एक वर्ग में बीजेपी हावी है और एक वर्ग में कांग्रेस हावी है, इसलिए मामला टक्कर का दिखाई देता है। हाँ, ओबीसी वोट की बात करें तो पिछली बार गैप बीजेपी और कांग्रेस में सिर्फ 7% का था जी। तो ओबीसी रिजर्वेशन या ओबीसी कास्ट सेंसस के बावजूद ये जो गैप है अब हिस्टोरिकल लेवल पे पहुंच गया है, जो नॉर्मली बीजेपी को एडवांटेज वहां होता था। और आदिवासियों में पिछली बार भी कांग्रेस को लीड था, और ये लीड मुझे लग रहा है कि इस बार इंक्रीज हुआ है, क्योंकि एसटी रिजर्व सीट्स में और आदिवासी समुदाय में ट्राइबल राइट्स और एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एसटी, ये भी एक वहां पर मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है। जो मारिया पूछ रही है सवाल की, लाभार्थी तो बीजेपी के हैं लेकिन क्यों कांग्रेस को वोट दे रहे हैं? जब आदमी वोट डालने जा रहा है तो वो उसकी आइडेंटिटी क्या है जी? वो हिंदू मुस्लिम है, या वो ओबीसी एससी एसटी जनरल कैटेगरी है, या वो गरीब अमीर मिडिल क्लास है? किस आइडेंटिटी को वो कैरी करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है उसका वोटिंग पैटर्न। लेकिन मनीषा, मैं आपसे ये पूछूंगी, ये जो शहर और गांव का जो डिवीजन है, भाजपा 55% शहर में
ये बोला जाता है शहर की पार्टी है, लेकिन अब वो एप्लीकेबल बहुत सारे स्टेट्स में नहीं है, लेकिन गांव में अभी भी कांग्रेस भाजपा से बेहतर है। हाँ, गांव में बेहतर है, और तो ये एक परसेप्शन है तब जो निकल के आ रहा है कि गांव में और गरीबों में कांग्रेस जो है वो बेहतर कर रही है, शहर में अमीरों में भाजपा बेहतर कर रही है। तो कहीं ना कहीं इसका एक काउंटर जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि ओबीसीज में भाजपा की पैठ जो है वो है, लेकिन बाय एंड लार्ज इसको क्लास अलाइन डेटा बुलाते हैं कि एक तरह से कांग्रेस का ग्राफ जो है वो निचले वर्ग जो है, लोअर सोशल क्विंटाइल, उसमें बढ़ रहा है। और महिलाओं को कैसे देखेंगी? अब महिलाओं वाली बात जो मैं बार बार यही कहती हूँ कि ये एक शिवराज सिंह की एक थाती थी महिला वोट बैंक की नॉर्थ इंडिया में। दक्षिण के राज्यों में महिला वोट बैंक की राजनीति पुरानी है, चाहे तमिलनाडु में हो या एनटीआर ने 1 किलो में चावल देने की बात जो कही, उसके बाद शराबबंदी की, विमेन एक वोट बैंक की तरह उभरी। लेकिन विंध्य के उत्तर के जो राज्य हैं उसमें शिवराज सिंह चौहान उन अग्रणी नेताओं में से थे जिन्होंने महिलाओं का एक वोट बैंक बनाया। ये लाडली लक्ष्मी स्कीम जो थी, ये एक महत्वपूर्ण स्कीम थी जिसमें लड़कियों के पढ़ने का प्रोत्साहन दिया गया, सड़कों में सुरक्षा दी गई, उनकी निजी सुनवाई की बात जो है वो की गई, और एक छवि थी मामा की। तो इन सब बातों को लेकर के इस वोट बैंक में अगर कहीं खिसका और लाडली बहना भी लाया गया तो वो एक चिंता की बात मध्य प्रदेश में जरूर है, क्योंकि एक वोट बैंक उनका अपना था। शाज़िया को ये पूछना चाहता, 46% महिलाएं बीजेपी के पास है, 44% कांग्रेस के पास है, सीएसडीएस के सर्वे के मुताबिक। मतलब ऑलमोस्ट नेक टू नेक है। जो आपका कोर वोट बैंक जिसको मनीषा जी कह रही हैं कि आप शिवराज ने उसको कल्टिवेट किया, उसमें कांग्रेस ने काफी हद तक अपने इनरोड्स बनाए। तो क्या लगता है क्यों हो रहा है? क्या कांग्रेस ने जो गारंटी स्कीम्स बोली है उसका असर है? रिप्रेजेंटेटिव सैंपल है, इसलिए जाहिर है इसको बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। उन्होंने पूरे हर एक वर्ग को, लिंग को उसके हिसाब से पूछा है इसके सवालात। मैं पूरी तरह से अग्री नहीं करूँगी, क्योंकि मध्य प्रदेश को जितना मैं समझती हूँ, मैं होके भी आई हूँ, और बहुत से लोग, एक बहुत ही ख़ास छवि है शिवराज जी की महिलाओं में, ये इतना तो मैं आपको खुद बता सकती हूँ। और एक बहुत ज़्यादा एक एक्सेसिबिलिटी है, और दिल से महिलाएं उनको जो है वोटर्स उनके साथ हैं। तो सिर्फ 2% का अंतर है, ये मानना मुश्किल है। लेकिन आप देखेंगे अभी लोग जब वोट डालने आएंगे, और आप देख रहे हैं अलग अलग सर्वेज आ रहे हैं, जैसे जैसे सर्वे पास आ रहे हैं 17 नवंबर के, वैसे वैसे आप देख रहे हैं कि भाजपा को बढ़त मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस बात का रियलाइजेशन है, डबल इंजन की सरकार है, 20 साल इतना शानदार काम हुआ है, टॉप 10 स्टेट्स में से है। बीमारू होती थी 2003 का वक्त और आज का वक्त, आप देखेंगे 16% इजाफा इकोनॉमिक ग्रोथ में हुआ है, एग्रीकल्चर में हुआ है। तो उसका मुझे लगता है ओवरऑल, और लाभार्थी वर्ग जो सबसे बड़ा तबका है हमारा है, एक जो एक क्लास है, एक मजहब है, एक जात है, वो लाभार्थियों की है, वो मुझे लगता है पूरी तरह से लेकिन अभय दुबे से एक सवाल होगा कि जिस तरह से आप लोगों ने कर्नाटका में इफेक्टिवली कम्युनिकेट किया था अपनी गारंटीज, क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है? देखिए, ये आपकी टेलीविजन के डिबेट और सर्वे की बात अलग है। मैं लगभग समूचा मध्य प्रदेश बीते 6 महीने में घुमा हूं, और अभी 15 दिन में 230 कंस्टिट्यूएंसी हम लोग कवर करेंगे। मनीषा जी का जवाब देना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में सबसे अधिक 58,000 रेप के केसेस मध्य प्रदेश में हुए हैं, 67,000 एब्डक्शन, अपहरण मध्य प्रदेश में हुए हैं। आपका अब राजस्थान याद नहीं आएगा भाई साहब आपको? सुनिए ना, ये सुमित जी, ये बिल्कुल गलत बात है। स्टूडियो में बैठकर इंक्रोच करना मेरी आदत नहीं है, तो शाजिया जी बोले पूरी तरह। अपनी निराशा मत प्रदर्शित कीजिए इस तरह से शो में। मैं कभी बीच में बोलने का बोलिए फरमाइए। अब जो बात आप कह रहे हैं गांव और शहर का अंतर, वो क्यों आया, आखिर ये समझने की आवश्यकता है। 15 महीने में से 11 महीने कमलनाथ जी को काम करने का अवसर मिला, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन था। 27 लाख किसानों का कर्ज हमने माफ किया। इन्होंने कहा कि कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, विधानसभा में जवाब दिया गया, उसमें पता लगा कि शिवराज जी के भाई का, शिवराज जी के चाचा जी का, कृषि मंत्री जी की वाइफ का हमने लिस्ट प्रोड्यूस की। तो शिवराज जी कहते हमने तो कर्ज माफ का कहा ही नहीं था, हमारे परिवार का करो। आपके कहने से नहीं था, हमने
हिंदू मध्य प्रदेश के 87% डोमेस्टिक कंज्यूमर, 1,02,00,000 उपभोक्ता थे, उसमें से 87% का बिजली का बिल 100 रुपए से नीचे आ गया था। अभी नौगांव की सभा में अनुराग द्वारी ने वो रिपोर्ट किया था, उसमें शिवराज जी ने कहा बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, बहुत बड़े। तो गांव के लोगों ने कहा बड़े आ रहे हैं, तो बोले 1 किलोवाट तक के मैं माफ करता हूं, स्थगित करता हूं। षड्यंत्र ये किया कि उनकी घोषणा के 8 दिन पहले 20 लाख डोमेस्टिक कंज्यूमर का बगैर उनसे पूछे उनका 2 किलोवाट कर दिया। तो ये जो झूठ है ये पकड़ में आ रहा है। कमलनाथ जी के प्रति आस्था लोगों में बड़ी है, विश्वास। अभी 15 दिन बाकी है, समझाइए अभय जी जहाँ महिलाएं हैं शिवराज जी के लिए जो इज्जत है, और वही कमलनाथ जी है जिन्होंने किस तरह से अपनी पार्टी जो छोड़ के चली गई थी, किस तरह से गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है, सब जानते हैं। दोनों राजनीतिक मेहमानों को रोकूंगा यहाँ पे। मुझे अगले स्टेट की ओर बढ़ना है, छत्तीसगढ़ की ओर। समय की ध्यान रखना पड़ेगा हमको। अभी हम ऑलमोस्ट 10 बजे के आसपास आ गए हैं। अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं। और जैसे कि इशारा किया था शुरू में संजय जी ने कि जो असली पर्ची होती है वो ये बाहर छोड़कर आ गए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ का क्या हुआ? 24 से 30 अक्टूबर के बीच सर्वे किया गया, 25 विधानसभा क्षेत्रों में किया गया और 2541 लोगों का सैंपल साइज इसमें लिया गया। तो पहला सवाल जो इस सर्वे में हमने पूछा वो आपके सामने है। भूपेश बघेल सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं? पूरी तरह संतुष्ट कहने वाले 34%, कुछ हद तक संतुष्ट कहने वाले 45%, कुछ हद तक असंतुष्ट कहने वाले 9%, असंतुष्ट कहने वाले 10%। हालांकि संजय जी मेरे इस आकलन को हमेशा टोक देते हैं, लेकिन मेरी आदत से मैं मजबूर हूं। अगर संतुष्ट के आंकड़े को जोड़ दिया जाए 34 और 45 को, तो भूपेश बघेल जो है वो करीब 75 से 80% के आसपास अभी भी उनके कामकाज से जनता संतुष्ट है। अभय दुबे के लिए एक अच्छी खबर सुनाई थी कि भूपेश बघेल की जो पॉपुलैरिटी है, जो संतुष्टता का लेवल है, वो करीब 75 से 80% लोग छत्तीसगढ़ के उनके साथ उनका रिएक्शन ले लीजिए। नहीं अभी बाद में लूंगा इसके बाद, क्योंकि मामला की केंद्र सरकार के कामकाज से कितने संतुष्ट हैं, ये सवाल हमने जोड़कर तीनों राज्यों में पूछा, राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, छत्तीसगढ़ में भी। अगला सवाल केंद्र सरकार पे था। यहाँ भी आप शादियाँ भी हंस सकती हैं। पूरी तरह संतुष्ट 42%, कुछ हद तक संतुष्ट 38%। इस आंकड़े को जोड़ लें तो 80% नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की कामकाज से छत्तीसगढ़ के लोग इस सर्वे में संतुष्ट दिखाई देते हैं। अगला सवाल जो था वो इशू बेस्ड आ गया कि स्थिति सुधरी है या बिगड़ी है राज्य में सड़कों की। 56% लोग कह रहे हैं कि राज्य की सड़कों की स्थिति सुधरी है, 27% कहते हैं बिगड़ी है। अगर बिजली की बात की जाए तो बिजली में 64% लोग कहते हैं स्थिति सुधरी है, 17% लोग कहते हैं स्थिति बिगड़ी है। यानी ज़्यादातर लोग भूपेश बघेल की सरकार से संतुष्ट दिख रहे हैं। पानी की बात की जाए 53% लोग कहते हैं कि स्थिति सुधरी है, 26% कहते हैं कि स्थिति बिगड़ी है। और अगर सरकारी अस्पतालों की बात की जाए तो सरकारी अस्पतालों में भी स्थिति सुधरी कहने वाले 56% लोग हैं, बिगड़ी कहने वाले 22% लोग हैं। सरकारी स्कूल में भी 64% लोग कहते हैं कि स्थिति सुधरी है, बिगड़ी कहने वाले 17% हैं। यानी अमूमन 55 से 60% लोग ऐसे दिखाई देते हैं जो इन इंफ्रास्ट्रक्चर की जो मूलभूत जो सुविधाएं होती हैं उन पर संतुष्ट नजर आते हैं सरकार से। लेकिन अगर जो फर्स्ट सेट ऑफ डेटा है भूपेश बघेल की सरकार और केंद्र सरकार, इस बात पर दोनों खुश हो सकते हैं जो हमारे प्रवक्ता हैं यहाँ पर स्टूडियो में। अभय दुबे जी, पहले आपसे रिएक्शन लेंगे। मैंने सिर्फ आपत्ति इस बात पर दर्ज कराई थी कि 12 लोगों का सैंपल सर्वे एक विधानसभा में, और सुमित जी बेहतर जानते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं वो, कि 241 एवरेज गांव एक कंस्टिट्यूएंसी में है। तो सिर्फ 12 लोगों से आप नहीं परसेप्शन पता आपको कर किसने सकते। कहा 12 लोगों का सर्वे विधानसभा क्षेत्र में डिवाइड कर दिया? अरे साहब, उस आंकड़े आपको किसने कहा? 29,000 आपने बताया कहा, है, उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। आपने एवरेज जो आपने 2900 कहा, उसी पर संजय जी मैं बता रहा हूँ। हम तो छत्तीसगढ़ का प्रश्न है, हम तो सिर्फ 30 विधानसभा क्षेत्र में गए थे। अरे साहब, मैं एवरेज बता रहा हूँ आपको कि आपने जो सर्वे किया है उसकी असलियत क्या है। अब 20 से तो आप पूरा परसेप्शन। अरे अभय जी, आंकड़ों को कितना तोड़ेंगे मरोड़ेंगे, जलेबी बना दी आपने आंकड़ों की। अभय जी, आपने आंकड़ों की जलेबी बना दी, सच में ऐसे तोड़ा मरोड़ा। सारे के सारे रिस्पोंडेंट्स जो सैंपल के सर्वे के आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको डिवाइड किया, जबकि कभी महीने की तनख्वाह को आप ये बताते हैं कि रोज की तनख्वाह मेरी इतनी है। सुनिए, जब किसी को महीने का 30,000 तनख्वाह मिलता है, वो आदमी ये कहता है कि मुझे 1,000 रुपया तनख्वाह मिला एक दिन का। ऐसे तोड़ के देखते हैं। थोड़ी समझ तो रखनी चाहिए कि सैंपल कैसे करते हैं। संजय जी, इनफैक्ट नहीं, आप आपत्ति जताइए, लेकिन जताने के लिए कुछ लोग हैं, आपत्ति जताइए, लेकिन जताने के लिए कुछ खुद भी पढ़ लीजिए।
अरे आप सुनिए ना संजय, अभय मैं जी सुन रहा हूं, बहुत अभय देर जी से सुन रहा हूं आपको। अभय जी सुनिए, वो वैसे ही छत्तीसगढ़ का सैंपल साइज 2541 का है और 25 विधानसभा क्षेत्रों का है, और उसमें 60-65% लोग कह रहे हैं भूपेश बघेल की बिजली अच्छी हो गई, पानी अच्छा हो गया, सड़क अच्छा हो गया। तो औसतन तो क्या कितने लोग ये हैं? गलत मान लिया जाए तो आपके औसतन फॉर्मूले से? नहीं, वो मुझे कहना चाहिए अभय जी कि औसतन सुमित कितने जी लोग हुए? देखिए, 10 हुए फिर सुमित विधानसभा के हिसाब से, फिर तो आपने सुमित 12 का जी, निकाल लिया, जबकि सारी विधानसभा शामिल भी सबसे नहीं है। बड़ा- यहाँ पे मैं 10 का सबसे- निकाल लूं और कह दूं सबसे बिल्कुल बड़ा फर्जी है, प्रमाण तो ये पत्र गलत आप होगा। केंद्र सरकार का कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजर आप ही के ने लॉजिक को अपने यूज कर रही हूं मैं। लिखा कि अब मोदी जी का दुखड़ा और मुखड़ा चलेगा नहीं। ऑर्गेनाइजर ने अपने लेख में लिखा कि कर्नाटक में जो किया है, अब वो ऑर्गेनाइजर को आप कोट करने आप लगे। सुनिए ना, आपको क्या हो गया? आप ऑर्गेनाइजर के सुमित जी, सबसे ये बड़े क्या दुश्मन महिला है, अब उसको आप कोट कर कैसे रहे क्या हैं। करते अब वो हैं? सर्वे जो मैं आपको तो याद इसमें हूं, ज्यादा दे रहा है, तो अब मैं- क्या मैं आप बहुत स्टूडियो में कंफ्यूज हैं अभय नहीं जी। हूं। ये अभय जी, अध्ययन करके आते आप- नहीं ये लोग और इनक्रोच करते हैं बस। आपके गले इससे तो कोई बहुत नहीं राजनीति है। होता। अभय जी, आपका आपने मेरे गलत सवाल नहीं का है। जवाब नहीं दिया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल है, भूपेश बघेल की सरकार से लगभग 79% लोग संतुष्ट हैं, कुछ हद तक संतुष्ट और संतुष्ट मिलाकर। तो क्यों संतुष्ट हैं लोग? भूपेश बघेल जी या कांग्रेस की सरकार प्रचंड बहुमत से छत्तीसगढ़ में आ रही है, उससे भी अच्छे और प्रचंड बहुमत से मध्य प्रदेश में आ रही। इस शो को याद रखिएगा, 150 पार मध्य प्रदेश में। यह अंडर करंट है कमलनाथ जी के समर्थन में, और बहुत बड़ा एंटी इनकम्बेंसी है भारतीय जनता पार्टी की इतना आप सरकार। डरा के भूपेश बताएंगे बघेल ना जी ने- अजय भाई, तो भूपेश बघेल जी ने पहले साइन से 17,87,000 किसानों का कर्ज माफ किया था, 9,270 करोड़ रुपए। वहां से भरोसा बन गया छत्तीसगढ़ के लोगों का कि भूपेश बघेल जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। हमने 2500 रुपए धान के दिए, कहीं और नहीं था। पर मैं बताऊं आपको एक बात, मैं आपको बताऊं, आप लोगों ने जो 6,000 रुपए मिल सकते थे किसानों को, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। जो तेंदू पत्ती पिकअप करने वाली महिलाएं थी, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और उनको वंचित रखा, सिर्फ इस दुश्मनी और रंजिश में कि ये केंद्र सरकार की योजना है। ये भी असलियत है, लेकिन तब भी मैं नहीं कहूंगी कि ये फर्जी, ये सर्वे किसी तरह से फर्जी है या ओपिनियन पोल गलत है। मैं आपको सिर्फ तथ्यों के आधार पर अपनी बात को रखूंगी और अपने गणित में सियासत नहीं लाऊंगी। गणित को गणित ही रहने दूंगी। करने के लिए बिठाया गया है इनको। भाजपा के प्रवक्ताओं के साथ यही परेशानी है। मैं चलिए, कह रहा हूं अभय दुबे जी, लेट्स नॉट गो पर्सनल। अभय जी मेरी बात तो मानेंगे ना आप? लेट्स टॉपिक, क्योंकि समय कम है, जनता देख रही है, हम सबको आंकती भी है वो हम लोगों को। आप तो चुनावी सामने रहते हैं, आपके सामने तो ऐसे लोग मिलते भी होंगे। लेट्स स्टिक टू द टॉपिक, पॉइंट वाइज पॉइंट आंकड़े आपके सामने रखे हैं। किसी आंकड़े पे जो बारिया ने आपने सवाल पूछा उसका जवाब देना चाहेंगे कि 80% क्यों लोकप्रिय, लगभग 80% क्यों लोकप्रिय बने हुए मुख्यमंत्री? नहीं, काम किया है। भूपेश बघेल जी का काम बोल रहा है, भरोसा बोल रहा है वहां छत्तीसगढ़ में। मैंने कहा आपको सिलसिलेवार गिन लीजिए, वहां पर जितने सोशल इंडिकेटर्स देख लीजिए, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लीजिए, हेल्थ के इंडिकेटर्स देख लीजिए, इंप्रूव किए। 15 साल में रमन सिंह जी ने जो बर्बाद कर दिया था स्टेट को, वो उबार दिया। और यही हाल मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के 15 महीने की सरकार में दिखा। तो मैंने बताया भूपेश बघेल जी ने के काम का प्रतिसाद उनको मिल रहा है। अब ये जो सर्वे की बात है, बहुत काम को बढ़ाया है, सट्टेबाजी को बहुत बढ़ाया है, सब खास तौर से। उस पे भी आएंगे, वो भी आंकड़ा है, भी वो भ्रष्टाचार वाले मुद्दों पे आएंगे, चिंता मत करिए। आपको महादेव बोलने का मौका मिलेगा, महादेव को याद कर हर हर महादेव। लेकिन अमिताभ, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, अस्पताल, स्कूल, इन तमाम मुद्दों पर 5 साल की रूलिंग के बाद भी भूपेश बघेल की लोकप्रियता बनी हुई दिखाई देती है। और दूसरी बात ये कि क्या, मैं सवाल जो पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि मैं पॉलिटिकल मेहमानों के पास नहीं पूछना चाहता हूं, उनके बायस आ जाते हैं। रमन सिंह को लेकर बीजेपी का जो इग्नोरेंस रहा बीते 5 सालों में, या किसी और लीडर को लेकर बीजेपी ने उस राज्य में प्रोजेक्ट नहीं किया कि ये हमारा बड़ा चेहरा है, हम भूपेश बघेल के सामने इसको प्रोजेक्ट करेंगे, क्या वो एक गैप दिखाई देता है आपको इस अंतर में? जी, रमन सिंह के बाद बीजेपी कोई बड़ा लीडर वहां पे एस्टैब्लिश नहीं कर पाई है। हालांकि रमन सिंह की पॉपुलैरिटी रेटिंग 2018 में काफी कम हो गई थी, लगभग 28% ही रह गई थी। इसलिए उसके बाद एक नई लीडर हमारे की पास तलाश। वो भी रेटिंग्स है, कौन ज्यादा पॉपुलर रहे हैं और हो सकते हैं मुख्यमंत्री के चेहरे। रमन सिंह और भूपेश बघेल का कंपैरिजन भी है, वो हम दिखाएंगे आगे। तो अगर आप एक चीज इंटरेस्टिंग देखें कि राजस्थान में परसेप्शन है कि कांग्रेस पीछे है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस आगे है, ये एक नॉर्मल परसेप्शन है। लेकिन राजस्थान में सेटिस्फैक्शन रेटिंग ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में कम है, ये एक परसेप्शन की बात है। ठीक है,
और मध्य प्रदेश के कंपैरिजन में भी छत्तीसगढ़ में जो है वो सेटिस्फैक्शन रेटिंग ज्यादा है। अभय दुबे जी ने सही बात कही है कि 80% लोग जो छत्तीसगढ़ में हैं वो फार्मिंग पे डिपेंडेंट हैं, किसानी पे डिपेंडेंट है, और किसानों को लेके जो पॉलिसीज है, फ्री बिजली, फार्म लोन वेवर और बोनस, उसका जो है बहुत बड़ा जो फायदा है वो बाघेल सरकार को यहाँ पर मिलता हुआ दिख रहा है। और ऑपोजिशन जो है वहां पे कोई लीडर जो है वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। ऑल राइट, सो अब हम आगे चढ़ते हैं और देखते हैं आदिवासियों के बीच में क्या है लार्जली एक व्यू। स्थिति सुधरी या बिगड़ी, ये सवाल जब पूछा गया तो आदिवासी जो कैटेगरी है उसमें ये बोला गया कि सुधरी है 45%, बिगड़ी 21%। नक्सल समस्या सुधरी 30%, बिगड़ी 22%। जब किसान की बात हुई तो सुधरी का परसेंटेज बढ़ रहा है यहाँ पे सुमित, काफ़ी सिग्निफिकेंटली हाई है 61%, बिगड़ी 20%। तो ऐसा क्या किया है ये भूपेश बघेल ने जो इतने पॉपुलर हो गए किसानों के बीच, महिलाओं के बीच? जब सवाल हुआ कि वो स्थिति किस तरह से देखती हैं तो राज्य सरकार से 18% सेटिस्फाइड थी, केंद्र सरकार से 29%, दोनों से 39%, कोई नहीं 7%। महंगाई पर जब राय पूछी गई तो ये डेटा है, बढ़ी 76%, घटी 10% और पहले जैसे ही है 12% लोगों ने कहा। भ्रष्टाचार पर जब राय पूछी गई तो ये 62%, ये शायद फिर इस पर मैं कमेंट लूँगी शाजिया का, और घटा है 13% लोगों ने कहा पहले जैसा है 21%। ईडी पहुंच गई छत्तीसगढ़, भ्रष्टाचार बढ़ा है 62%। इन सब के बावजूद भी भूपेश बघेल पॉपुलर दिख रहे हैं। शाजिया? अच्छा, पर आप देखिए कि अभी शुरुआत में आपने कब बताया था, कब हुआ है ये सर्वे? 24 से 30 अक्टूबर जी। और अभी ईडी के रेट्स पड़ रहे हैं अभी, तो उससे पहले के भी वक्त है ये, तो ये आम लोगों के बीच की राय है। अगर आप देखेंगे 2161 करोड़ का शराब घोटाला, 5000 करोड़ रुपए से भी बढ़कर चावल घोटाला जो सबके सामने है, 540 करोड़ का कोयला घोटाला, फिर महादेव घोटाला, मतलब सत्ता में भी सट्टेबाजों पर पूरी तरह से जोर। और बाकायदा मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये बाकायदा ये ईडी अगर रेड्स हो रहे हैं तो कैश दिख रहा है, वो नकद दिख रहा है। आप 5-5 करोड़ रुपए मतलब सोच भी नहीं सकते, और 508 करोड़ रुपए का जो है सिस्टम में है। और आप कहेंगे क्यों कर रही है इस वक्त में? चुनाव के वक्त में ही वक्त आता है मुआवजा लेने का, तो पूरा ये सर्कुलेशन में है सारा पैसा। तो आपने वो आंकड़े दिखाया, मैं कभी नहीं कहूंगी कि ये गलत है, लेकिन बाकायदा आम लोग वहां पे महसूस कर रहे हैं, तभी इन आंकड़ों के मुताबिक जो पूरी तरह से बघेल जी के साथ भी हैं। हाँ। लेकिन तब भी वो कह रहे हैं कि 62% जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है। किसान 61% भूपेश बघेल के साथ हैं। सभी वर्ग के लोग जो दिख रहे हैं वो उसके साथ दिखाई देते हैं, भूपेश बघेल के साथ। भ्रष्टाचार की बात की, अगर आपकी इजाजत हो तो काउंटर ले लूं उनसे जी। अभय दुबे साहब बैठे हुए हैं। अभय जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, भ्रष्टाचार बढ़ा है 61% लोग कह रहे हैं, और भ्रष्टाचार को आपने बहुत बड़ा मुद्दा देश में बना के रखा हुआ है। आपके मुख्यमंत्री पर सीधे तौर पर इल्जाम लगा है 508 करोड़ का, जो बात शाजिया ने अभी दोहराई, जो हम आज प्रधानमंत्री की रैली में भी सुन चुके हैं। आपको लगता नहीं है कि ये आखिरी मौके पर परसों नरसों पोल होने वाला है फर्स्ट फेज का, ये उल्टा भी पड़ सकता है? देखिए, ये क्यों हुआ वहां, क्योंकि 2-3 चिट्ठी लगातार भूपेश बघेल जी ने लिखी रमन सिंह जी के लिए। एक लिखी उनके बच्चे की संपत्ति 1500 गुना कैसे बढ़ गई, एक 4000 करोड़ रुपए के नान घोटाले की, एक 470 FIR है चिट फंड घोटाले की रमन सिंह जी के खिलाफ। तो भूपेश बघेल जी ने लिखी चिट्ठी, और ये आज की बात नहीं है, कम से कम पिछले 4-6 महीने में उन्होंने 2-3 बार चिट्ठी लिखी कि आप एक्शन लीजिए, जब मुकदमे दर्ज हैं तो आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं। तो उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अब ये मान लीजिए कि जिस शासन के खिलाफ मोदी जी ईडी का इस्तेमाल करते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पर खड़ी है। ये लोगों ने सिम्टम्स समझ लिए। जो राजस्थान में हुआ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये खबर समाचार पत्रों में छपी कि उन्होंने नाराजगी व्यक्त की कि साहब ये निराशा प्रदर्शित होती है हमारी। सबसे ज्यादा नाराजगी राजस्थान में तो सचिन पायलट ने देखिए, अब जो अब 2-3 साल पहले की बात है, जहां तक महादेव ऐप पर बेटिंग की बात है, वो तो बहुत लंबा मामला चल रहा है। जहां तक कोयला घोटाला की बात है, चावल घोटाला की, वो 3 साल पुराना मामला है, उससे चुनाव का क्या लेना देना कर रहे हैं हर्ष गोयनका जी।
और वो लिख रहे हैं प्रधानमंत्री जी को टैग करके कि एनसीएलटी का जो स्कैम चल रहा है, प्रधानमंत्री जी रोकिए, एक्सचेकर की मनी 8-8 हजार करोड़ रुपए की कंपनी 300-300 करोड़ रुपए में सेटल कर रहे हैं, 5,38,000 करोड़ रुपए का घोटाला। हम तो बस सेवा चालू जी, करते जो हैं, लोग आपने आपको देखा जिताना भी कर्नाटका चाह में रहे हैं 16 वो भी करोड़ मान रहे हैं बहनों को भ्रष्टाचार इतना बस बड़ा है। शक्ति, जो महिला बघेल शक्ति सरकार का योजना, नाम पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार एयरबस से योजना, जुड़ा हुआ है, हमारे नीरव पर्यायवाची भाई, है, हमारे नीरव भाई पर्यायवाची है। 5,35,000 अबे जी शाजिया जी, मैं माफी चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ पे लौटा के लाता हूँ नीरव वीरव मोदी से वापस पलट के, क्योंकि बहुत से आंकड़े दिखाने दूर चले बाकी गए है। आप। बने रहिए आप लोग, चुनावी कैंपेन में इस मुद्दों को उठाते रहिएगा। सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा क्या है? जब ये सवाल पूछा गया तो कुछ चीजें निकलकर सामने आई। बेरोजगारी कहने वाले 28% लोग हैं छत्तीसगढ़ के, 14% महंगाई को मुद्दा मानते हैं, 12% गरीबी को मानते हैं, बाकी पानी, बिजली, ना किसान, ये तमाम मुद्दे आपके सामने। अन्य भी 26% लोग कहते हैं। अगला बड़ा सवाल था कि कितना बड़ा चुनावी मुद्दा है, अलग अलग मुद्दों को रेट करिए। तो गौ रक्षा सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर आया, 71%, 71% लोगों ने कहा। आरक्षण को 61% लोगों ने कहा। भर्ती घोटाले जो सरकारी नौकरियों में वो 52% लोगों ने कहा। नक्सल समस्या काफ़ी नीचे आ चुका है, 31% लोगों ने कहा। छत्तीसगढ़ में अगला सवाल था कि क्या जाति जनगणना होनी चाहिए? हाँ कहने वाले 67%, नहीं कहने वाले 19%, पता नहीं कहने वाले 14%। जातीय जनगणना में लगभग 60% लोग तीनों राज्यों में लोग इस तरह की बात कह रहे थे। ये मोटे तौर पर निकलकर सामने आता है। अगला ग्राफिक्स मारिया। और कौन बने मुख्यमंत्री, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। भूपेश बघेल 39%, रमन सिंह 24%, उसके अलावा बृजमोहन अग्रवाल 8%, टीएन सिंहदेव 4%। लेकिन यहाँ पर साफ तौर पर दोनों चीफ मिनिस्टीरियल, एक प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर और एक पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों के बीच में काफ़ी गैप दिख रहा है। और फिर सवाल था भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फ़ायदा हुआ या होगा? तो 29% ने कहा हाँ, नहीं 37%, पता नहीं 34%। पुरानी पेंशन योजना जिसके वजह से हिमाचल जीती है कांग्रेस, वहाँ पर क्या ये मुद्दा है? कांग्रेस को 46% का फायदा होगा, भाजपा को 35%। उज्ज्वला योजना को लाभार्थी कितना वोट करेंगे? कांग्रेस के लिए 48% लोगों ने कहा और बीजेपी को 34%। उज्ज्वला योजना केंद्र की योजना है लेकिन कांग्रेस को वोट कर रही जनता। ये ही बात है कम्युनिकेशन की। पीएम आवास योजना के लाभार्थी किसे वोट करेंगे? कांग्रेस 45%, बीजेपी 40%। बीजेपी का प्रचार तंत्र छत्तीसगढ़ में कमजोर रहा है। कम से कम एक मोटी बुद्धि में बात समझ में आती है कि अपनी स्कीमों को वो पॉपुलराइज नहीं कर पाए। अगला सेट ऑफ ग्राफिक्स भी दिखा देते हैं ताकि इकट्ठा उसके बाद चर्चा कर लेते हैं। बाकी जो स्कीम्स हमारे पास है उनके फिगर्स हमारे पास एक एक करके आगे डेटा उसको भी हम दिखा लेते हैं। कौन किसके साथ है? शहरों में कांग्रेस के पास 36% वोट है, बीजेपी के पास 34% लोग वोट कर सकते हैं। गांव में भी कांग्रेस पॉपुलर ज़्यादा है, 46% बनाम 35%। ये आपके सामने आंकड़ा है। और ओबीसी की बात करें तो कांग्रेस के साथ 45%, भाजपा के साथ 37%। उच्च जाति कांग्रेस के साथ 24%, भाजपा के साथ 50%। कौन किसके साथ? दलित की बात की जाए तो कांग्रेस के साथ 51%, इसमें ज़्यादा सरप्राइज एस्पेक्ट नहीं है, भाजपा के साथ 24%। आदिवासी की चर्चा की जाए तो कांग्रेस के साथ 42%, भाजपा के साथ 36%। मनीषा प्रियम, सबसे पहले आपके पास बात कही थी मैंने पहले भी कि क्लास अलाइनमेंट बहुत स्पष्ट रूप से दिखता है। और मुद्दों में भी आप जाएं अगर तो आर्थिक मुद्दे जिनको हम कहते हैं गरीबी, बेरोज़गारी, महंगाई, इन मुद्दों पर, और उसको साथ अगर जोड़ें तो किसानी का मुद्दा के साथ बघेल जी ने अपनी छवि, अपने सरकार की छवि को बिल्कुल जोड़ लिया है। तो एक सबसे मोटी बात जो आती है वो ये बनकर आती है कि इस बार भूपेश बघेल ने अपने आप को किसानी के मामले पर अपने नेतृत्व का चोगा जो है वो पहना है और क्लास अलाइनमेंट बहुत क्लियर है। और एक चौंकाने वाली बात यह है कि भाजपा अक्सर शहरी इलाकों में अच्छा करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ में शहरी इलाकों में भी कांग्रेस को ही बढ़त आगे दिखती है। तो कहीं ना कहीं सब जगह उन्होंने एक सेंधमारी कर ली है, जो कि पुराना बीजेपी का भी वोट बैंक था। और ये सेंधमारी सबसे ज़्यादा अगर कहीं दिखती है तो गौ रक्षा के जो मुद्दे हैं, और यहाँ नरवा धुरवा स्कीम उनकी जो है जिसमें गोबर खरीदा जाता है, या फिर कौशल्या वन गमन पथ का जो स्कीम उन्होंने चलाया और वो अपने आप को भांजा
के रोल में देखते हैं तो शिवराज सिंह चौहान जो बातें मध्य प्रदेश में कभी किया करते थे उस तरह की एक चित्र, लेकिन कहीं ना कहीं जो क्लास अलाइनमेंट है उसके साथ तो लेफ्ट ऑफ सेंटर भी हैं, और उन्होंने धर्म का भी जो पूरा एक ट्रेडिशनल एजेंडा बीजेपी का रहा वो भी लिया है। लेकिन सबसे गौरतलब बात यह है कि ये सब करते हुए वो शहरी इलाकों में भी है, केवल एक है उच्च वर्ग उच्च जाति के लोग, वहां केवल भाजपा जो है कायम है। तो ये बात भाजपा को समझना होगा कि कुछ स्कीम्स में अभी भी भाजपा यहाँ भी अच्छा कर रही है, जैसे वो पीएम आवास योजना में यहाँ भी थोड़ा बेहतर है। तो कुछ स्कीम्स पे भाजपा को बिल्कुल करप्शन के अलावा कुछ स्कीम्स जहां पीएम स्कीम्स अच्छा करती है वहां भाजपा को कहना पड़ेगा कि हम ये अच्छा करते हैं। क्योंकि 7 तारीख को पहले फेज का पोल है, संजय जी हमारे साथ हैं, और इस सर्वे में दिख रहा है ये जहां पे पोल है 7 तारीख को पूरे नक्सल बेल्ट का इलाका है। बिल्कुल उस नक्सल की जो समस्या है वो गौरक्षा के मुकाबले आधी हो गई है। गौरक्षा 71% पे है, अगर उनको याद है तो वो करीब 30-35% पे है नक्सल की समस्या। क्या आपको लगता है कि ये मामला खत्म हो चुका है छत्तीसगढ़ की राजनीति से चुनावी मुद्दे के तौर पे? नहीं, अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो खत्म तो नहीं हो गया, लेकिन अगर जिन दो बातों का आपने जिक्र किया, गौरक्षा का मुद्दा कितना बड़ा मुद्दा होगा चुनाव में या जनता के बीच में वो कितना बड़ा मुद्दा है, वो कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा है बजाय अगर आप इसकी तुलना नक्सलवाद की समस्या से करें। तो खत्म तो नहीं हो गया, लेकिन ये जरूर है कि लोगों के जहन में गौरक्षा एक बड़ा मुद्दा उन्हें दिखाई पड़ता है, बजाय कि अगर आप नक्सलवाद की समस्या का जिक्र करें। तो लेकिन यहाँ पर ये क्लियर हो गया है कि भाजपा के प्लेबुक को लेकर के छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने अपनी सरकार चलाई, ये सही होगा बोलना? नहीं, कुछ उससे आगे भी किया है, कुछ और आगे क्या है? हाँ, आगे ये किया कि अब आप देखिए कि मंडलीकरण जिसको कहते हैं, आप देखिए ओबीसी कास्ट भी, जहाँ की भाजपा का अच्छा खासा गढ़ हुआ करता था, ओबीसी कास्ट अलाइन थी, वहाँ भी बघेल जब आगे दिखते हैं, शेड्यूल कास्ट में आगे दिखते हैं। तो एक बात, और उसके जातिगत जनगणना के लिए आप देखिए कि एकदम से हो रहा है कि हाँ होना चाहिए यहाँ पे। तो अब स्पष्ट रूप से बात यह है कि छत्तीसगढ़ में जहाँ अब तक की ऊंचे जाति के लोग भाजपा के नेतृत्व उनके हाथ में रही, लेकिन इस तरह का परिवर्तन अगर वहाँ के पॉलिटी में है तो आगे भाजपा को भी अगर नेतृत्व करना होगा या कांग्रेस को भी करना होगा तो मंडल के एजेंडा को स्वीकार करते हुए ही करना होगा। मैं वक्त की कमी एक क्विक कमेंट लेना चाहूंगा, अमिताभ के पास चलेंगे, उसके बाद अभय जी और शाजिया आपके पास आऊंगा लास्ट कमेंट के लिए। अमिताभ, आपको क्या लगा? पूरा आंकड़ा आपके सामने आ गया है, तस्वीर लगभग साफ दिखाई देती है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी जो मोटे तौर पे तस्वीर निकलकर सामने आती है वो भूपेश बघेल के सामने कमजोर दिखाई दे रही है तमाम पहलुओं पर, एक इक्का दुक्का को छोड़ के। ऐसा क्यों हो रहा है, कम से कम इस सर्वे में? देखिए, लीडरशिप, क्योंकि उनकी पर्सनालिटी और वो लीडरशिप पॉपुलर है, उन्होंने अपना एक पूल ऑफ लाभार्थी क्रिएट किया है। स्टेट गवर्नमेंट के भी लाभार्थी बहुत ज्यादा है, जैसा आप देख रहे हैं। और तीसरी बात, जैसा मनीषा जी ने कहा है कि पूरे नॉर्थ इंडिया में भाजपा ओबीसी पार्टी है, यहां पर कांग्रेस एक ओबीसी पार्टी बनकर के उभरी है। किसी भी राज्य में भाजपा पीछे नहीं है ओबीसी सपोर्ट में, यहां पर कांग्रेस ओबीसी पार्टी बन गई है। और ओबीसी समुदाय क्योंकि 43-44% है समाज का, उसकी वजह से कांग्रेस पार्टी जो है यहाँ पर भाजपा से ऊपर हमें दिख रही है। इंटरेस्टिंग सम अप किया आपने अमिताभ। वक्त की कमी है, सॉरी मैं फिर इंटरवीन कर रहा हूँ। शाजिया, लीडरशिप का प्रॉपरली कल्टीवेट ना कर पाना, आपको लगता है छत्तीसगढ़ में जिस तरह से कर्नाटका में, जिस तरह कर्नाटक में हो गया था? देखिए, अगर किसी तरह का अभाव रहा है अपने ही काम के प्रचार में, जो कि केंद्रीय योजनाओं की हम अगर बात करें और जिसका जिस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, तो मैं उसको मान सकती हूँ। लेकिन अगर आप कहें इस बात को कि पूरी तरह से जो सोशो इकोनॉमिक इंडिसेस हैं, चाहे आप इन्फेंट मोर्टेलिटी देखिए या MMR देखिए, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट्स देखें अगर आप, और ओवरऑल करप्शन देखें, तो आपको बहुत ही इसमें मायूसी नज़र आएगी। चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स का मामला हो, DMF स्कैम हो, टीचर्स की पोस्टिंग का मामला हो, या खुद आप भूपेश बघेल के खुद के निजी सचिव 1 साल से जेल में हैं, बार बार कह रहे हैं कि CBI रेड करी, ED, आप कोर्ट जाने को तैयार नहीं है। तो वो भी मामले हैं, अभी थोड़ा वक्त है, मुझे लगता है कि इतने आसानी से हम ग्राउंड सीट अभी सीड नहीं करेंगे हम लोग। गांव गरीब किसान कांग्रेस की शान, धन्ना सेठ भाजपा के लिए महान। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना जो राहुल गांधी जी ने संकल्प लिया है वो पिछड़े वर्ग को न्याय देने के लिए है।
जिसको मोदी सरकार ने एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में नकार दिया महाराष्ट्र बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। उन्होंने कहा आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69 में ये अधिकार हमारा है। और आप ही की सरकार ने कर्नाटक में रिपोर्ट आने के बाद भी, कमीशन बिठाने के बाद भी रिपोर्ट को कभी जारी नहीं किया। सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाई रिपोर्ट पर। लेकिन देखिए सच, समय की कमी है। जनगणना की रिपोर्ट को लेकर थोड़ा सच और बोलिए। इसलिए मेरे शोज पर ये ट्रेंड रहा है दैट वुमेन गेट द लास्ट वर्ड, इसलिए क्योंकि आपको दिया। हाँ, नहीं, हम पॉलिटिशियंस के पास नहीं जाएंगे। और मेरे पास 30 सेकंड्स आपके लिए मनीषा प्रेम जी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को कैसे सम अप करेंगी? देखिए, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो निकटवर्ती राज्य और एक मदर स्टेट था मध्य प्रदेश, लेकिन दोनों में एक विसंगति वाली राजनीति आपको दिखती है। मध्य प्रदेश में अब भी भाजपा की जो पुरानी पूंजी वहाँ रही है, पूरी पुरानी थाती रही है, चीज़ें खिसकी ज़रूर होंगी लेकिन पूरी तरह से पलटी नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में आप देखते हैं एक छोटा राज्य है, लेकिन कांग्रेस का एक एक्सपेरिमेंट जो है वहाँ सफल हो चुका है। और जिन सभी बातों पर अब आज कह रहे हैं कि राहुल गांधी का सपना, ये पहली बार मैं सुन रही हूँ। एक बार तो बीपी मंडल का नाम ले लेते तो मैं मानती। तो एक तरह से आप जो कॉपीराइट आपके संबंधी दलों का है उनको कॉपीराइट देते हुए चलिए तो मैं मानती हूँ। लेकिन पूरा का पूरा ये मत मानिए। कभी सुना नहीं था कि राहुल गांधी जो है अभय दुबे जी वो जो है वो रीजनल पार्टीज का है, जो आरजेडी और एसपी कॉपीराइट थोड़ा दे दो। आप लोग नहीं कह सकते। सब की तरफ से तमाम दर्शकों का शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और सबसे बड़ा शुक्रिया तो संजय जी का, जिनकी टीम ने ये सर्वे किया, जिसकी वजह से आज हम ये पूरा आकलन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। शाजिया, अभय जी, अमिताभ जी, मनीषा जी, संजय जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू मारिया। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।